तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चल रहा था, जैसे मैंने आपको कहा था अगर मानसिक अवस्था को पहचानना है तो हम 3 तरीके से उसे पहचानते हैं। पहला था परसेप्शन, जिसको हमने पढ़ लिया, और परसेप्शन के अंदर जो एबनॉर्मलिटी हमने देखी थी हेलुसिनेशन, वो हमने पढ़ लिया था। सेकंड हमारा था थॉट, और थर्ड हमारा था मूड। तो ये जो थॉट और मूड, इन दोनों को हम करते हैं, और इनको दोनों को करने के बाद हम मेंटल इलनेस जो होती है उसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे डिप्रेशन, जैसे सुसाइड, जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर सिंड्रोम, इन सबको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड से, थॉट। पहला परसेप्शन हो गया था, दूसरा थॉट। जो थॉट है इसको हम कॉग्निशन भी बोलते हैं, पर थॉट ज्यादा प्रचलन वर्ड है तो हम थॉट से देखते हैं। थॉट का मतलब सोच। अब सोच से रिलेटेड कौन कौन सी असामान्यता एबनॉर्मलिटी हो सकती है वो हम देखते हैं। तो जो थॉट से जो भी एबनॉर्मलिटी होगी वो मानसिक रोग बनेगी, मेंटल डिसऑर्डर पड़ेगा, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिल्यूजन। अगर आपको याद है तो मैंने मानसिक रोग को 2 भागों में डिवाइड करा था, न्यूरोटिक और साइकोटिक, और मैंने आपको कहा था साइकोटिक जो है उसमें साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, और साइकोटिक सिम्टम 2 थे, एक तो हेलुसिनेशन था और एक डिल्यूजन। डिल्यूजन ये रहा। तो ध्यान से समझना डिल्यूजन क्या है। तो डिल्यूजन एक साइकोटिक सिम्टम्स है, ये तो पता लग गया। जिसमें डिल्यूजन पाया जाएगा उसमें साइकोसिस वाली बीमारी होगी। देखते हैं डिल्यूजन क्या है। डिल्यूजन एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को किसी चीज के लिए एक झूठा विश्वास हो जाता है। वो मन ही मन के अंदर एक फॉल्स बिलीफ बनाए रखता है, और वो झूठा विश्वास जो है उसका हमेशा बनाए रहता है, चाहे उसको कितना ही उस चीज को प्रूव करके दिखा दो कि जो तुम सोच रहे हो ये गलत है, उसके बावजूद भी झूठा विश्वास बना रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले देख लेते हैं डिल्यूजन क्या है। तो डिल्यूजन के अंदर व्यक्ति के अंदर एक झूठा विश्वास या फॉल्स बिलीफ बना रहता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, इसका एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि मान लो मुझे लग रहा है कि मेरी जो शक्ल है वो रणवीर कपूर से भी अच्छी है, मेरी शक्ल रणवीर कपूर से भी अच्छी है मुझे लग रहा है। अब आप बोलोगे क्या ये डिल्यूजन है क्या? और डिल्यूजन किसे कहते हैं? झूठा विश्वास को। तो देखते हैं डिल्यूजन है क्या। मेरी शक्ल रणवीर कपूर से अच्छी है, ये डिल्यूजन है या नहीं है मुझे ये तो नहीं पता, पर मैं जरूर कह सकता हूं ये झूठा विश्वास है, क्योंकि आप सबको पता है मेरी शक्ल रणवीर कपूर से अच्छी नहीं है, पर मैं ऐसा सोच रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं रणवीर कपूर से अच्छा लगता हूं। तो झूठा विश्वास है। और अगर झूठा विश्वास है तो क्या इसको हम डिल्यूजन कह दें? क्या हम इसको डिल्यूजन कह सकते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं, इसको हम डिल्यूजन नहीं कह सकते। तो हर झूठा विश्वास डिल्यूजन नहीं होता। तो किसी भी चीज को, किसी भी झूठे विश्वास को डिल्यूजन कहने के लिए कुछ क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। देखते हो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। पहला है कि झूठा विश्वास तो होना जरूरी है, तो पहला तो फुलफिल हो गया, मैं रणवीर कपूर से अच्छा लग रहा हूं तो मेरा झूठा विश्वास है। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया भी देखना, ये जो झूठा विश्वास है, अगर इस झूठे विश्वास के अपोजिट में मैंने प्रूव कर दिया कि जो मैं सोच रहा हूं ये गलत है, उसके बावजूद भी मेरा झूठा विश्वास बना रहे, मतलब इसको समझना, मैं रणवीर कपूर से अच्छा हूं ऐसा मैं सोच रहा हूं, मेरे पास में एक लड़के ने आया और लड़के ने अपने पास में कांच लेके आया और कांच में उसने बोला कि सर ये आपकी शक्ल है और ये रणवीर कपूर की शक्ल है, दोनों की शक्ल देख लो आप और आप खुद ही बता दो कि किसकी शक्ल अच्छी है। तो मैंने कांच में मेरी शक्ल भी देखी और रणवीर कपूर की शक्ल भी देखी, और देखने पे उस लड़के को तो लग रहा है सर रणवीर कपूर की शक्ल ही अच्छी है, पर उस दोनों को कांच में देखने के बाद भी मैं बोल रहा हूं खुद कि मेरी शक्ल ही अच्छी है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी शक्ल जो है वो उससे अच्छी मुझे लग रही है, तो इसका जब मुझे एविडेंस मिल गया उसके बावजूद भी मैं इस पर ये झूठा विश्वास मैंने मेरे पास बना हुआ है। तो एक तो पता लग गया झूठा विश्वास, झूठे विश्वास के साथ वो झूठा विश्वास बने रहना चाहिए चाहे आप उसको प्रूव करके दिखा दो। तीसरा जो क्राइटेरिया है, वो झूठा विश्वास जो है कहीं सोसाइटी से तो नहीं है, जिस समाज में मैं रहता हूँ, जिस जो मेरे आसपास के लोग हैं, कहीं उन्होंने तो मेरा झूठा विश्वास डेवलप नहीं करा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना, कांच को मैंने देख के भी, कांच में मेरी शक्ल को देखने के बावजूद भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं रणवीर कपूर से बेकार हूं, मुझे अभी भी लग रहा है। अब क्या हुआ, एक जो व्यक्ति जिसको एक वो जो व्यक्ति है जो प्रूव करना चाह रहा है कि आपका झूठा विश्वास है, वो मेरे गांव में गया और मेरे गांव में जाके मेरे आसपास के लोगों से पूछता है कि आप बताओ मेरी शक्ल देखो और ये जो रणवीर कपूर है इसकी शक्ल देखो और आप लोग बताओ। तो सब गाँव वाले मेरी शक्ल भी देखते हैं, रणवीर कपूर की शक्ल भी बोलते हैं, देखते हैं, और सब गाँव वाले बोलते हैं कि नहीं रणवीर कपूर ज्यादा अच्छा है, मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। इसका मतलब गांव वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरा जो सोशल बैकग्राउंड है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ मेरा झूठा विश्वास है, लेकिन गांव वाले के एक्सेप्ट करने के बाद भी मेरा झूठा विश्वास टूट नहीं रहा। तो यहाँ पर जो थर्ड क्राइटेरिया लिखा हुआ है मैंने, सोशल जो बैकग्राउंड होता है वहां से भी ये अनएक्सेप्टेबल होना है। मतलब ये अनएक्सेप्टेबल का मतलब सोसाइटी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही।
तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया पूरे हैं, झूठा विश्वास हो, ये झूठा विश्वास रियलिटी बताने के बावजूद भी टूटना नहीं चाहिए, और ये झूठा विश्वास कहीं मेरे आसपास के बैकग्राउंड से तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर मेरे आसपास वाले लोग ही मुझे मेरे आसपास वाले लोग ही समझते हो मुझे ऐसा कि मेरी शक्ल रणवीर कपूर से अच्छी है, तो मेरा झूठा विश्वास वो मेरा झूठा विश्वास नहीं हो, मेरे सोसाइटी ने मेरे अंदर ऐसी सोच पैदा कर रखी है। पर डिल्यूजन तब हम बोलेंगे जब वो झूठा विश्वास जो है वो मेरी सोसाइटी से भी नहीं आया। ये तीनों क्राइटेरिया पूरे आएंगे तो हम इसे बोलेंगे डिल्यूजन। चलो ठीक है, ये तो पता लग गया। डिल्यूजन के ऊपर एक, डिल्यूजन के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो मैं टाइप देखूंगा, पर एक डिल्यूजन के ऊपर एक मूवी बनी है और बहुत फेमस मूवी है, और उस मूवी का नाम शटर आइलैंड है। ये बहुत अच्छी मूवी है, इस मूवी को आप देखना तो आपको पता लगेगा डिल्यूजन क्या है, उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा, डिल्यूजन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं उसको हम समझते हैं। डिल्यूजन के एग्जाम्पल समझने से पहले मैं एक बात और बात करूंगा, और वो जो एक बात है उसको हम बोलते हैं अंधविश्वास। ये अंधविश्वास क्या होता है उसको थोड़ा ध्यान से समझना कि अंधविश्वास भी एक डिल्यूजन है क्या, क्योंकि अंधविश्वास में भी झूठा विश्वास होता है। तो डिल्यूजन और अंधविश्वास में दोनों में डिफरेंस होता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो देखते हैं। बहुत से लोग जिनको ईश्वर में आस्था नहीं होती, चाहे भगवान में आस्था नहीं हो, चाहे अल्लाह में आस्था नहीं हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में किसी में भी आस्था नहीं होती, तो वो क्या बोलते हैं कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वो लोग अंधविश्वासी होते हैं। तो वो कैसे अपनी बात बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं ये इनका झूठा विश्वास है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती, वो लोग बोलते हैं। चलो, झूठा विश्वास तो है, ठीक है। दूसरी बात, झूठा विश्वास रियलिटी बताने के बाद भी टूटना नहीं चाहिए। तो ये भी बता देते हैं, देखो कि तुम जिस ईश्वर पर विश्वास कर रहे हो, अगर मैं तुमको, तुम्हारे पास में गला यहाँ पर मैं चाकू लाके तुमको काट दूं तो तुम्हारा कोई ईश्वर बचाने वाला आना नहीं है। और उसको प्रूव करके भी दिखा देता है कि तुम अपने ईश्वर को याद करो, ईश्वर तुमको बचाने नहीं आएगा, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तो इसका मतलब जो झूठा विश्वास है रियलिटी बताने के बाद भी बना हुआ है, वो गला काट देगा, वो आपका गला काट देगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मतलब आपके सामने किसी और दूसरे व्यक्ति का गला काट देगा, कोई बचाने नहीं आएगा, फिर भी आपका झूठा विश्वास बना हुआ है, नहीं ईश्वर तो होता है। फिर तीसरा, आपका ये जो झूठा विश्वास है कि ईश्वर होता है, वो सोसाइटी के द्वारा आ रहा है। ध्यान रखना, अगर ये सोसाइटी से नहीं आ रहा, हमारे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा, तो हम डिल्यूजन बोलेंगे। पर अगर ये झूठा विश्वास हमको हमारी सोसाइटी दे रही है, जहां हम रहते हैं वहां दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अंधविश्वास। तो डिल्यूजन और अंधविश्वास में एक डिफरेंस है। डिल्यूजन जो है ये सोसाइटी से नहीं आता, लेकिन अंधविश्वास हमारी सोसाइटी से आता है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डिल्यूजन। टाइप ऑफ डिल्यूजन आपके लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको समझना डिल्यूजन क्या क्या हो सकते हैं, और नाम याद मत रखना, आप बस इसको समझने की कोशिश करना। तो पहला जो डिल्यूजन है उसे हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है, तो इसमें समझना डिल्यूजन कौन सा भी एक झूठा विश्वास तो होगा। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर व्यक्ति को एक झूठा विश्वास बना रहता है, और वो झूठा विश्वास क्या बना रहता है, उसको ये झूठा विश्वास लगता है कि कोई मेरी हानि पहुंचाना चाहता है, मतलब कोई मेरा नुकसान करना चाहता है, या कोई मुझे मारना चाहता है। ये झूठा विश्वास बना रहता है, उसको चाहे आप इसको कितना ही प्रूव कर दो, लेकिन व्यक्ति को लगेगा कि कोई मुझे मारना चाहता है। एग्जाम्पल, व्यक्ति को लगता है कि पुलिस जो है वो मुझे फॉलो कर रही है, सामने पुलिस खड़ी है तो उसको लग रहा है फॉलो करेगी और ये फॉलो करके मुझे मारेगी। ऐसा रियलिटी में नहीं है, पर उसको लगता है। दूसरा, इस व्यक्ति को लगता है कि जो मेरे पड़ोसी है वो मुझे मारने के लिए साजिश रच रहे हैं। तीसरा, उस व्यक्ति को लगता है कि जो मेरी वाइफ है वो मुझे मारना चाहती है, अब ऐसा है नहीं। और फोर्थ जो है, उस व्यक्ति को लगता है कि जो मेरे फैमिली मेंबर है वो ही मुझे मार देंगे, मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। तो ये रियलिटी में नहीं है। अगर हम इन सबके आसपास जाके, तो उसकी वाइफ बहुत अच्छी है पर उसके दिमाग में झूठा विश्वास बना हुआ है। ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी। डिल्यूजन के 3 क्राइटेरिया यहाँ पर सब जगह पूरे होंगे, तो इनको हम बोलते हैं परसिक्यूशन। इसका मतलब व्यक्ति को लगता है कि इसका कोई बुरा कर देगा। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या है, इसमें व्यक्ति को एक झूठा विश्वास हो जाता है, और वो झूठा विश्वास क्या होता है, व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कुछ विशेष पावर है, कुछ विशेष शक्ति है, उसके पास कोई विशेष रोल है, वो इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, और उसकी आइडेंटिटी, कोई एक विशेष आइडेंटिटी, पूरे वर्ल्ड में उसकी कोई विशेष आइडेंटिटी है। ये उस व्यक्ति का लगता है झूठा विश्वास होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, व्यक्ति को लगता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने हाथों से ट्रेन को सरका सकता है। इसका मतलब उसको लग रहा है कि वो बहुत पावरफुल है। दूसरा, व्यक्ति को लगता है कि वो गॉड के द्वारा भेजा गया है। व्यक्ति को लगता है वो गॉड के द्वारा भेजा गया है इस दुनिया में। क्यों भेजा गया है? ताकि पूरे दुनिया में शांति और मानवता आ सके। तो ऐसा लगता है, झूठा विश्वास है। आपने देखा वो जितने भी बाबा लोग हैं वो ये बोलते हैं कि मैं गॉड का, भगवान के द्वारा भेजा गया हूँ और मैं इस दुनिया के अंदर शांति और वो भेजा करने, शांति और मानवता फैलाना हूँ। तो ये क्या है? एक प्रकार का डिल्यूजन। तीसरा एक एग्जाम्पल जो है, व्यक्ति बोल रहा है कि मैं भगवान का पुनर्जन्म हूं।
और वो भगवान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जैसे कि व्यक्ति बोल रहा है मैं हनुमान जी का कलयुग का अवतार हूं, तो वो बोल रहा है झूठा विश्वास ऐसे है नहीं, तो सब झूठे विश्वास है। तो आपने देखा होगा इसमें व्यक्ति आइडेंटिटी, अपने आप की विशेष आइडेंटिटी शो कर रहा है, जैसे मैं हनुमान का अवतार हूँ। रोल, जैसे मैं गॉड का द्वारा भेजा गया हूँ। और पावर, जैसे मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो तीनों चीज समझ में आ गई। आगे देखते हैं। आगे एक और डिल्यूजन है जिसे हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ लव, और इसका एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं फैंटेसी लवर सिंड्रोम। देखना इसमें क्या होता है। इसमें व्यक्ति के दिमाग में एक झूठा विश्वास बने रहता है कि वो जो व्यक्ति है वो किसी और से प्यार करता है, और वो जो जिससे प्यार करता है वो भी उससे प्यार करता है। पर यहाँ पर समझने की बात ये कि जब व्यक्ति सोच रहा है कि वो दूसरा उससे प्यार करता है, तो दूसरा है उससे सोशियल और इकोनॉमिक कंडीशन से ऊपर, बहुत ऊपर होता है। मतलब सोशल कंडीशन में मान लेते हैं उसको लगता है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी उससे प्यार कर रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन में मान लो कोई बहुत पैसे वाला आदमी उससे प्यार कर रहा है, तो वो अपने बराबर लेवल वाले लड़के या लड़कियों के लिए नहीं सोच रहा, वो उसके बारे में सोच रहा है जो उससे बहुत ऊंचा हो। सोशल लेवल में हो सकता है, वो इकोनॉमिक लेवल में हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ लव। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, जिसको डिल्यूजन ऑफ लव होता है उसका एक एग्जांपल वो व्यक्ति क्या बात करेगा। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि डिल्यूजन जो है वो रियलिटी बताने के बाद भी कभी नहीं टूटता। डिल्यूजन जिसको होता है वो व्यक्ति अपने आप में अपनी स्टोरी रखता है डिल्यूजन को सही साबित करने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे एक पेशेंट है जिसको डिल्यूजन ऑफ लव था, तो वो क्या बोलता है वो देखना। वो ये बोलता है कि कैटरीना कैफ जो है वो मुझसे प्यार करती है, इसी कारण कैटरीना कैफ ने रणवीर कपूर से ब्रेकअप कर लिया। अच्छा, डॉक्टर इससे पूछता है कि क्या आप कभी कैटरीना कैफ से मिले हो? तो वो बोलता है नहीं, मैं कैटरीना कैफ से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार करती है। तो ये क्या बोलता है, डॉक्टर क्या बोलता है, आपको कैसे पता कि वो आपसे प्यार करती है? तो ये क्या बोलता है, पेशेंट क्या बोलता है, वो मुझे लव लेटर भेजती है, कैटरीना कैफ मुझे लव लेटर भेजती है, इसलिए मुझे पता है मुझसे प्यार करती है। तो फिर वापस डॉक्टर पूछता है क्या कभी कोई लव लेटर आपके पास पहुंचा है? तो ये पेशेंट क्या बोलता है, ये बोलता है नहीं, लव लेटर तो मेरे पास आज तक मिला नहीं। तो आगे क्या बोलता है, लव लेटर मेरे पास इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि बीच में रणवीर कपूर आता है और वो लव लेटर को गायब कर देता है, इसी कारण वो मेरे पास पहुंचे नहीं है, इसी कारण मुझे लव लेटर मिला नहीं, लेकिन मुझे प्यार करता है। इसका मतलब पूरी झूठा विश्वास जो है वो पूरी तरह से उसका बना हुआ है। तो ये डिल्यूजन ऑफ लव है। उसके बाद एक और डिल्यूजन है जिसका नाम है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, और इस डिल्यूजन के ऊपर एक मूवी बेस्ड है जिसका नाम है ओमकारा। तो देखना है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी क्या है। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी के अंदर व्यक्ति के दिमाग में एक झूठा विश्वास आ जाता है, और झूठा विश्वास क्या होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चल रहा था, जैसे मैंने आपको कहा था अगर मानसिक अवस्था को पहचानना है तो हम 3 तरीके से उसे पहचानते हैं। पहला था परसेप्शन, जिसको हमने पढ़ लिया, और परसेप्शन के अंदर जो एबनॉर्मलिटी हमने देखी थी हैलुसिनेशन, वो हमने पढ़ लिया था। सेकंड हमारा था थॉट, और थर्ड हमारा था मूड। तो ये जो थॉट और मूड, इन दोनों को हम करते हैं, और इनको दोनों को करने के बाद हम मेंटल इलनेस जो होती है उसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे डिप्रेशन, जैसे सुसाइड, जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर सिंड्रोम, इन सबको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड से, थॉट। पहला परसेप्शन हो गया था, दूसरा थॉट। जो थॉट है इसको हम कॉग्निशन भी बोलते हैं, पर थॉट ज्यादा प्रचलन वर्ड है तो हम थॉट से देखते हैं। थॉट का मतलब सोच। अब सोच से रिलेटेड कौन कौन सी असामान्यता एबनॉर्मलिटी हो सकती है वो हम देखते हैं। तो जो थॉट से जो भी एबनॉर्मलिटी होगी वो मानसिक रोग बनेगी, मेंटल डिसऑर्डर पड़ेगा, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिल्यूजन। अगर आपको याद है तो मैंने मानसिक रोग को 2 भागों में डिवाइड करा था, न्यूरोटिक और साइकोटिक। और मैंने आपको कहा था साइकोटिक जो है उसमें साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, और साइकोटिक सिम्टम 2 थे, एक तो हेलुसिनेशन था और एक डिल्यूजन ये रहा। तो ध्यान से समझना डिल्यूजन क्या है। तो डिल्यूजन एक साइकोटिक सिम्टम से, ये तो पता लग गया, जिसमें डिल्यूजन पाया जाएगा उसमें साइकोसिस वाली बीमारी होगी। देखते हैं डिल्यूजन क्या है। डिल्यूजन एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को किसी चीज के लिए एक झूठा विश्वास हो जाता है। वो मन ही मन के अंदर एक फॉल्स बिलीफ बनाए रखता है, और वो झूठा विश्वास जो है उसका हमेशा बनाए रहता है, चाहे उसको कितना ही उस चीज को प्रूव करके दिखा दो कि जो तुम सोच रहे हो ये गलत है, उसके बावजूद भी झूठा विश्वास बना रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले देख लेते हैं डिल्यूजन क्या है। तो डिल्यूजन के अंदर व्यक्ति के अंदर एक झूठा विश्वास या फॉल्स बिलीफ बना रहता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, इसका एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कि मान लो मुझे लग रहा है कि मेरी जो शक्ल है वो रणवीर कपूर से भी अच्छी है, मेरी शक्ल रणवीर कपूर से भी अच्छी है मुझे लग रहा है। अब आप बोलोगे क्या ये डिल्यूजन है क्या? और डिल्यूजन किसे कहते हैं? झूठा विश्वास को। तो देखते हैं डिल्यूजन है क्या। मेरी शक्ल रणवीर कपूर से अच्छी है, ये डिल्यूजन है या नहीं है मुझे ये तो नहीं पता, पर मैं जरूर कह सकता हूं ये झूठा विश्वास है, क्योंकि आप सबको पता है मेरी शक्ल रणवीर कपूर से अच्छी नहीं है, पर मैं ऐसा सोच रहा हूं
और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं रणबीर कपूर से अच्छा लगता हूँ, तो झूठा विश्वास है। और अगर झूठा विश्वास है तो क्या इसको हम डिल्यूजन कह दें? क्या हम इसको डिल्यूजन कह सकते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं, इसको हम डिल्यूजन नहीं कह सकते। तो हर झूठा विश्वास डिल्यूजन नहीं होता। तो किसी भी चीज को, किसी भी झूठे विश्वास को डिल्यूजन कहने के लिए कुछ क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। देखते हैं क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। पहला है कि झूठा विश्वास तो होना जरूरी है, तो पहला तो फुलफिल हो गया, मैं रणबीर कपूर से अच्छा लग रहा हूं तो मेरा झूठा विश्वास है। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया भी देखना, ये जो झूठा विश्वास है, अगर इस झूठे विश्वास के अपोजिट में मैंने प्रूव कर दिया कि जो मैं सोच रहा हूं ये गलत है, उसके बावजूद भी मेरा झूठा विश्वास बना रहे, मतलब इसको समझना, मैं रणबीर कपूर से अच्छा हूं ऐसा मैं सोच रहा हूं, मेरे पास में एक लड़के ने आया और लड़के ने अपने पास में कांच लेके आया और कांच में उसने बोला कि सर ये आपकी शक्ल है और ये रणबीर कपूर की शक्ल है, दोनों की शक्ल देख लो आप और आप खुद ही बता दो कि किसकी शक्ल अच्छी है। तो मैंने कांच में मेरी शक्ल भी देखी और रणबीर कपूर की शक्ल भी देखी, और देखने पे उस लड़के को तो लग रहा है सर रणबीर कपूर की शक्ल ही अच्छी है, पर उस दोनों को कांच में देखने के बाद भी मैं बोल रहा हूं खुद कि मेरी शक्ल ही अच्छी है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी शक्ल जो है वो उससे अच्छी मुझे लग रही है। तो इसका जो मुझे एविडेंस मिल गया उसके बावजूद भी मैं इस पर ये झूठा विश्वास मैंने मेरे पास बना हुआ है। तो एक तो पता लग गया झूठा विश्वास, झूठे विश्वास के साथ वो झूठा विश्वास बने रहना चाहिए, चाहे आप उसको प्रूव करके दिखा दो। तीसरा जो क्राइटेरिया है, वो झूठा विश्वास जो है कहीं सोसाइटी से तो नहीं है, जिस समाज में मैं रहता हूँ, जिस जो मेरे आसपास के लोग हैं, कहीं उन्होंने तो मेरा झूठा विश्वास डेवलप नहीं करा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना, कांच को मैंने देख के भी, कांच में मेरी शक्ल को देखने के बावजूद भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं रणबीर कपूर से बेकार हूं, मुझे अभी भी लग रहा है। अब क्या हुआ, एक जो व्यक्ति जिसको एक वो जो व्यक्ति है जो प्रूव करने चाह रहा है कि आपका झूठा विश्वास है, वो मेरे गांव में गया और मेरे गांव में जाके मेरे आसपास के लोगों से पूछता है कि आप बताओ इस मेरी शक्ल देखो और ये जो रणबीर कपूर है इसकी शक्ल देखो और आप लोग बताओ। तो सब गांव वाले मेरी शक्ल भी देखते हैं, रणबीर कपूर की शक्ल भी बोलते हैं, देखते हैं, और सब गांव वाले बोलते हैं कि नहीं रणबीर कपूर ज्यादा अच्छा है, मैं ज्यादा अच्छा नहीं। इसका मतलब गांव वाले भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरा जो सोशल बैकग्राउंड है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ मेरा झूठा विश्वास है, लेकिन गांव वाले के एक्सेप्ट करने के बाद भी मेरा झूठा विश्वास टूट नहीं रहा। तो यहाँ पर जो थर्ड क्राइटेरिया लिखा हुआ है मैंने, सोशल जो बैकग्राउंड होता है वहां से भी ये अनएक्सेप्टेबल होना है, मतलब ये अनएक्सेप्टेबल का मतलब सोसाइटी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया पूरे हैं, झूठा विश्वास हो, ये झूठा विश्वास रियलिटी बताने के बावजूद भी टूटना नहीं चाहिए, और ये झूठा विश्वास कहीं मेरे आसपास के बैकग्राउंड से तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर मेरे आसपास वाले लोग ही मुझे मेरे आसपास वाले लोग ही समझते हो मुझे ऐसा कि मेरी शक्ल रणबीर कपूर से अच्छी है, तो मेरा झूठा विश्वास वो मेरा झूठा विश्वास नहीं हो, मेरे सोसाइटी ने मेरे अंदर ऐसी सोच पैदा कर रखी है। पर डिल्यूजन तब हम बोलेंगे जब वो झूठा विश्वास जो है वो मेरी सोसाइटी से भी नहीं आया। ये तीनों क्राइटेरिया पूरे आएंगे तो हम इसे बोलेंगे डिल्यूजन। चलो ठीक है, ये तो पता लग गया। डिल्यूजन के ऊपर एक, डिल्यूजन के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो मैं टाइप देखूंगा, पर एक डिल्यूजन के ऊपर एक मूवी बनी है और बहुत फेमस मूवी है, और उस मूवी का नाम शटर आइलैंड है। ये बहुत अच्छी मूवी है, इस मूवी को आप देखना तो आपको पता लगेगा डिल्यूजन क्या है, उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा, डिल्यूजन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं उसको हम समझते हैं। डिल्यूजन के एग्जाम्पल समझने से पहले मैं एक बात और बात करूंगा, और वो जो एक बात है उसको हम बोलते हैं अंधविश्वास। ये अंधविश्वास क्या होता है उसको थोड़ा ध्यान से समझना कि अंधविश्वास भी एक डिल्यूजन है क्या, क्योंकि अंधविश्वास में भी झूठा विश्वास होता है। तो डिल्यूजन और अंधविश्वास में दोनों में डिफरेंस होता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो देखते हैं। बहुत से लोग जिनको ईश्वर में आस्था नहीं होती, चाहे भगवान में आस्था नहीं हो, चाहे अल्लाह में आस्था नहीं हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में किसी में भी आस्था नहीं होती, तो वो क्या बोलते हैं कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वो लोग अंधविश्वासी होते हैं। तो वो कैसे अपनी बात बोलते हैं? तो वो बोलते हैं कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं ये इनका झूठा विश्वास है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती, वो लोग बोलते हैं। चलो झूठा विश्वास तो है, ठीक है। दूसरी बात, झूठा विश्वास रियलिटी बताने के बाद भी टूटना नहीं चाहिए। तो ये भी बता देते हैं, देखो कि तुम जिस ईश्वर पर विश्वास कर रहे हो, अगर मैं तुमको तुम्हारे पास में गला यहाँ पर मैं चाकू लाके तुमको काट दूं तो तुम्हारा कोई ईश्वर बचाने वाला आना नहीं है, और उसको प्रूव करके भी दिखा देता है कि तुम अपने ईश्वर को याद करो, ईश्वर तुमको बचाने नहीं आएगा, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तो इसका मतलब जो झूठा विश्वास है रियलिटी बताने के बाद भी बना हुआ है, वो गला काट देगा, वो आपका गला काट देगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मतलब आपके सामने किसी और दूसरे व्यक्ति का गला काट देगा, कोई बचाने नहीं आएगा, फिर भी आपका झूठा विश्वास बना हुआ है, नहीं ईश्वर तो होता है। फिर तीसरा, आपका ये जो झूठा विश्वास है कि ईश्वर होता है वो सोसाइटी के द्वारा आ रहा है। ध्यान रखना, अगर ये सोसाइटी से नहीं आ रहा, हमारे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा, तो इसे हम डिल्यूजन बोलेंगे। पर अगर ये झूठा विश्वास हमको हमारी सोसाइटी दे रही है, जहां हम रहते हैं वहां दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अंधविश्वास। तो डिल्यूजन और अंधविश्वास में एक डिफरेंस है। डिल्यूजन जो है ये सोसाइटी से नहीं आता, लेकिन अंधविश्वास हमारी सोसाइटी से आता है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डिल्यूजन।
टाइप ऑफ डिल्यूजन आपके लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको समझना डिल्यूजन क्या क्या हो सकते हैं और नाम याद मत रखना, आप बस इसको समझने की कोशिश करना। तो पहला जो डिल्यूजन है उसे हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है, तो इसमें समझना डिल्यूजन कौन सा भी एक झूठा विश्वास तो होगा। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर व्यक्ति को एक झूठा विश्वास बना रहता है, और वो झूठा विश्वास क्या बना रहता है, उसको ये झूठा विश्वास लगता है कि कोई मेरी हानि पहुंचाना चाहता है, मतलब कोई मेरा नुकसान करना चाहता है या कोई मुझे मारना चाहता है, ये झूठा विश्वास बना रहता है। उसको चाहे आप इसको कितना ही प्रूव कर दो, लेकिन व्यक्ति को लगेगा कि कोई मुझे मारना चाहता है। एग्जाम्पल, व्यक्ति को लगता है कि पुलिस जो है वो मुझे फॉलो कर रही है, सामने पुलिस खड़ी है तो उसको लग रहा है फॉलो करेगी और ये फॉलो करके मुझे मारेगी, ऐसा रियलिटी में नहीं है पर उसको लगता है। दूसरा, इस व्यक्ति को लगता है कि जो मेरे पड़ोसी है वो मुझे मारने के लिए साजिश रच रहे हैं। तीसरा, उस व्यक्ति को लगता है कि जो मेरी वाइफ है वो मुझे मारना चाहती है, अब ऐसा है नहीं। और फोर्थ जो है, उस व्यक्ति को लगता है कि जो मेरे फैमिली मेंबर है वही मुझे मार देंगे, मेरी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। तो ये रियलिटी में नहीं है। अगर हम इन सबके आसपास जाके तो उसकी वाइफ बहुत अच्छी है पर उसके दिमाग में झूठा विश्वास बना हुआ है। ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी। डिल्यूजन के 3 क्राइटेरिया यहाँ पर सब जगह पूरे होंगे, तो इनको हम बोलते हैं परसिक्यूशन। इसका मतलब व्यक्ति को लगता है कि इसका कोई बुरा कर देगा। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या है, इसमें व्यक्ति को एक झूठा विश्वास हो जाता है। और वो झूठा विश्वास क्या होता है, व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कुछ विशेष पावर है, कुछ विशेष शक्ति है, उसके पास कोई विशेष रोल है, वो इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है और उसकी आइडेंटिटी कोई विशेष आइडेंटिटी, पूरे वर्ल्ड में उसकी कोई विशेष आइडेंटिटी है। ये उस व्यक्ति का लगता है झूठा विश्वास होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, व्यक्ति को लगता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने हाथों से ट्रेन को सरका सकता है, इसका मतलब उसको लग रहा है कि वो बहुत पावरफुल है। दूसरा, व्यक्ति को लगता है कि वो गॉड के द्वारा भेजा गया है, व्यक्ति को लगता है वो गॉड के द्वारा भेजा गया है इस दुनिया में। क्यों भेजा गया है, ताकि पूरे दुनिया में शांति और मानवता आ सके। तो ऐसा लगता है झूठा विश्वास है। आपने देखा वो जितने भी बाबा लोग हैं वो ये बोलते हैं कि मैं गॉड का, भगवान के द्वारा भेजा गया हूँ और मैं इस दुनिया के अंदर शांति और वो भेजा करने, शांति और मानवता फैलाना हूँ। तो ये क्या है, एक प्रकार का डिल्यूजन। तीसरा एक एग्जाम्पल जो है, व्यक्ति बोल रहा है कि मैं भगवान का पुनर्जन्म हूं, और वो भगवान हो सकता है कोई भी हो सकता है। तो जैसे कि व्यक्ति बोल रहा है मैं हनुमान जी का कलयुग का अवतार हूं, तो वो बोल रहा है झूठा विश्वास ऐसे है नहीं, तो सब झूठे विश्वास है। तो आपने देखा होगा इसमें व्यक्ति आइडेंटिटी, अपने आप की विशेष आइडेंटिटी शो कर रहा है, जैसे मैं हनुमान का अवतार हूं। रोल, जैसे मैं गॉड का द्वारा भेजा गया हूं। और पावर, जैसे मैं बहुत पावरफुल हूं। तो तीनों चीज समझ में आ गई। आगे देखते हैं। आगे एक और डिल्यूजन है जिसे हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ लव, और इसका एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं फैंटेसी लवर सिंड्रोम। देखना इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति के दिमाग में एक झूठा विश्वास बने रहता है कि वो जो व्यक्ति है वो किसी और से प्यार करता है, और वो जो जिससे प्यार करता है वो भी उससे प्यार करता है। पर यहाँ पर समझने की बात ये है कि जब व्यक्ति सोच रहा है कि कोई दूसरा उससे प्यार करता है, जो दूसरा है उसे सोशियल और इकोनॉमिक कंडीशन से ऊपर बहुत ऊपर होता है। मतलब सोशल कंडीशन में मान लेते हैं उसको लगता है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी उससे प्यार कर रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन में मान लो कोई बहुत पैसे वाला आदमी उससे प्यार कर रहा है, तो वो अपने बराबर लेवल वाले लड़के या लड़कियों के लिए नहीं सोच रहा, वो उसके बारे में सोच रहा है जो उससे बहुत ऊंचा हो। सोशल लेवल में हो सकता है, वो इकोनॉमिक लेवल में हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ लव। इसके एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, जिसको डिल्यूजन ऑफ लव होता है उसका एक एग्जांपल वो व्यक्ति क्या बात करेगा। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि डिल्यूजन जो है वो रियलिटी बताने के बाद भी कभी नहीं टूटता। डिल्यूजन जिसको होता है वो व्यक्ति अपने आप में अपनी स्टोरी रखता है डिल्यूजन को सही साबित करने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे एक पेशेंट है जिसको डिल्यूजन ऑफ लव था, तो वो क्या बोलता है वो देखना। वो ये बोलता है कि कैटरीना कैफ जो है वो मुझसे प्यार करती है, इसी कारण कैटरीना कैफ ने रणवीर कपूर से ब्रेकअप कर लिया। अच्छा, डॉक्टर इससे पूछता है कि क्या आप कभी कैटरीना कैफ से मिले हो, तो वो बोलता है नहीं, मैं कैटरीना कैफ से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार करती है। तो ये क्या बोलता है, डॉक्टर क्या बोलता है, आपको कैसे पता कि वो आपसे प्यार करती है। तो ये क्या बोलता है, पेशेंट क्या बोलता है, वो मुझे लव लेटर भेजती है, कैटरीना कैफ मुझे लव लेटर भेजती है, इसलिए मुझे पता है मुझसे प्यार करती है। तो फिर वापस डॉक्टर पूछता है क्या कभी कोई लव लेटर आपके पास पहुंचा है। तो ये पेशेंट क्या बोलता है, ये बोलता है नहीं, लव लेटर तो मेरे पास आज तक मिला नहीं। तो वो आगे क्या बोलता है, लव लेटर मेरे पास इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि बीच में रणवीर कपूर आता है और वो लव लेटर को गायब कर देता है, इसी कारण मेरे पास पहुंचे नहीं है, इसी कारण मुझे लव लेटर मिला नहीं, लेकिन मुझे प्यार करता है। इसका मतलब पूरी झूठा विश्वास जो है वो पूरी तरह से उसका बना हुआ है। तो ये डिल्यूजन ऑफ लव है। उसके बाद एक और डिल्यूजन है जिसका नाम है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी।
और इसके ऊपर, इस डिलीजन के ऊपर एक मूवी बेस्ड है जिसका नाम है ओमकारा। तो देखना है डिलीजन ऑफ इनफिडेलिटी क्या है। डिलीजन ऑफ इनफिडेलिटी के अंदर व्यक्ति के दिमाग में एक झूठा विश्वास आ जाता है, और झूठा विश्वास क्या होता है कि उसको जो कोई पार्टनर है, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, जो भी उसका पार्टनर है वो उसके साथ चीट कर रहा है, वो उसको धोखा दे रहा है, तो उसके अंदर वो चीट नहीं कर रहा और उसके दिमाग में झूठा विश्वास बना हुआ है, और आप उसको कितने प्रूव करके दिखा दो लेकिन वो झूठा विश्वास बना देगा, तभी तो डिलीजन बोल रहा है। तो देखना इसका एक एग्जांपल, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही है, या मेरी पत्नी मुझे चीट कर रही है, या मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, कितने आप प्रूव करके दिखा दो लेकिन इसके दिमाग में बना रहेगा कि कोई डिलीजन है। और आगे एक और एग्जाम्पल है डिलीजन का, वो है डिलीजन ऑफ इनॉर्मिटी। और डिलीजन ऑफ इनॉर्मिटी क्या होती है, पेशेंट को इसके अंदर एक झूठा विश्वास बना रहता है कि मेरे कोई भी छोटे काम करने से पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, छोटा काम मैं कर रहा हूं उससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इसे बोलते हैं डिलीजन ऑफ इनॉर्मिटी। देखते हैं कैसे। जैसे व्यक्ति बोलता है कि मैं यूरिन करने नहीं जाऊंगा, मैं मूत्र त्याग करने नहीं जाऊंगा, तो उससे पूछते क्यों नहीं जाओगे, तो वो बोलता है कि अगर मैं, अब यूरिन करना तो छोटा सा काम है, तो बोलता है अगर मैं यूरिन करने जाऊंगा तो पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी, तो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। उसको वो छींक रहा है, खांसी आ रही, तो बोलेगा अगर आ भी रही है उसको खांसी है छींकना, तो वो करेगा नहीं। उससे पूछो क्यों नहीं करे, तो बोल रहे, वो क्या बोलेगा, अगर मैं छींकूंगा तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मकान है सब उड़ जाएंगे। तो ये क्या है, सब झूठा विश्वास है, तो इसे हम बोलते हैं डिलीजन ऑफ इनॉर्मिटी। तो ये हमारा जो सोच और थॉट था, इसका पहला एबनॉर्मल केस हो गया डिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है छोटे छोटे थॉट इंसर्शन और थॉट ब्रॉडकास्ट। पहले इंसर्शन देखते हैं क्या होता है। इंसर्शन का मतलब अंदर डालना। अभी थॉट इंसर्शन क्या होता है, इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी दूसरे आदमी ने उसके अंदर थॉट डाल दिए। आप सभी लोगों को पता है जो भी हम सोचते हैं, मान लो मैं कुछ भी चीज सोच रहा हूँ मेरे होते हैं। थॉट के बारे में मैं एक बात बता दूं, जो भी चीज मैं सोच रहा हूँ मेरे खुद के हैं, जो भी चीज मैं सोच रहा हूँ उसमें कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता, और जो भी मैं सोच रहा हूँ वो मुझे ही पता होता है, किसी तीसरे आदमी को पता नहीं चल सकता। ये हमारी सबकी सोच के बारे में स्पेशल कैरेक्टर है। थॉट इंसर्शन वाले व्यक्ति को क्या लगता है कि उसके दिमाग के अंदर जो थॉट आ रहे हैं वो उसके खुद के नहीं, कोई दूसरा डाल रहा है, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर थॉट डाल रहा है, तो जो भी सोच रहा है वो खुद नहीं सोच रहा, कोई दूसरा आदमी इसको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसका मतलब कोई दूसरा आदमी उसके अंदर थॉट इंसर्ट कर रहा है, इसे बोलते हैं थॉट इंसर्शन। ये सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर होता है। हम पढ़ेंगे आगे सिजोफ्रेनिया। देखना मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। एक व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ था और वो क्रिकेट के बारे में सोच रहा था। तो सोच किसके बारे में रहा है, क्रिकेट के बारे में। और एकदम उसके दिमाग में एक अजीबोगरीब विचार आया, एक अजीबोगरीब थॉट आया। और वो थॉट क्या आया, उसने थॉट क्रिकेट के बारे में, और क्रिकेट के बारे में थॉट आया। और वो व्यक्ति क्या बोलता है कि जो थॉट क्रिकेट के बारे में आ रहे हैं ये मेरे खुद के नहीं है, ये थॉट जो आ रहे हैं मेरे खुद के नहीं है। मेरा पड़ोसी जो है कोई किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मेरे अंदर ये थॉट डाल रहा है। कौन सी थॉट, क्रिकेट की थॉट। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो थॉट इंसर्शन जो होता है ये सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में पाया जाता है, पढ़ेंगे आगे। उसके बाद है थॉट ब्रॉडकास्ट। थॉट ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में जो थॉट आ रही है वो किसी दूसरे आदमी को पता लग जाता है, और दूसरा आदमी जो पता करके वैसा काम करने लग जाता है। मतलब मेरे दिमाग में कोई थॉट आ रही है तो दूसरों को पता है। आपको पता है जो भी हमारे दिमाग में थॉट आती है वो दूसरों को थोड़ी पता होता है, लेकिन इसमें व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि उसके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है वो दूसरे आदमी को पता है, और और दूसरा आदमी वैसा काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल, एक व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ था और वो क्रिकेट के बारे में सोच रहा था, और जैसे ही वो सोच के बाहर आता है तो उसको क्या पता लगता है कि उसकी जो वाइफ है वो घर के बाहर एक बैट और एक बॉल लेके खड़ी हुई थी, और उसको लगता है कि मेरी वाइफ को पता था, बैट और बॉल लेके खड़ी हुई थी। इसका मतलब ये सोचता है कि मेरी वाइफ को पता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और जो मैं सोच रहा हूँ मेरी वाइफ वैसे ही बाहर आके काम कर रही है, ब्रॉडकास्ट कर रही है। तो इसे हम बोलते हैं थॉट ब्रॉडकास्ट। ये दोनों जो है, थॉट इंसर्शन और थॉट ब्रॉडकास्ट, ये दोनों सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में पाया जाता है। सिजोफ्रेनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, मानसिक बीमारी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी उसमें पाया जाता है और ये भी उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, थॉट की जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है परसेवरेशन। अभी परसेवरेशन क्या होता है, सिंपल सा बात है। इसमें व्यक्ति जो होता है वो एक ही थॉट को बार बार रिपीट करता है, एक ही थॉट को बार बार रिपीट करता है। कैसे, जब जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा भी थॉट को बार बार रिपीट करता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं जिसको ये हो जाता है उसमें। जैसे वो डॉक्टर पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, पेशेंट बोलता है कि मेरा नाम अनिल कुमार। चलो यहाँ तक तो ठीक है, थॉट आ रही है। लेकिन पेशेंट, डॉक्टर आगे पूछता है कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है, फादर का नाम है, लेकिन पेशेंट क्या बोलता है, मेरे फादर का नाम अभी भी अनिल कुमार है। तो थॉट बार बार रिपीट हो रही है। उसके बाद डॉक्टर पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, तभी भी पेशेंट बोलता है अनिल कुमार।
उससे पूछते हैं भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तभी बोलता है अनिल कुमार। तो एक ही ठोट को बार बार रिपीटेशन करना जरूरत से ज्यादा, जबकि वो दूसरी चीज पूछ रहे हैं तभी भी उसी चीज को रिपीट करना, ये भी एक मानसिक रोग है, इसका नाम है परसेवरेशन। ठीक है, तो ये थोट की 4 प्रॉब्लम थी और ये थोट की हमने चारों प्रॉब्लम पढ़ ली। अब आगे चलते हैं हम। और आगे आता है वो हमारा आता है थर्ड, मूड। मैंने आपको पहले बताया था मानसिक अवस्था को पहचानने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या था, परसेप्शन, सिजोफ्रेनिया पढ़ा। दूसरा तरीका क्या था, थॉट, जिसमें हमने डिल्यूजन को देखा और 3 एग्जांपल को और देखा। और लास्ट आता है हमारा मूड। सबसे पहले मूड होता क्या है, तो ध्यान से समझना, मूड का मतलब होता है इमोशन। मूड जो है इसका मतलब होता है इमोशन, और इमोशन के एग्जांपल हैप्पी। तो अगर आप हैप्पी हो, बहुत खुश हो, तो आपका इमोशन है, और इमोशन को हम बोलते हैं मूड। जैसे इमोशन और कौन से हो सकते हैं, हैप्पी, सैडनेस, बहुत दुखी हो, बोर हो रहे हो, ये भी इमोशन है। अगर आप सरप्राइज, कोई चीज से सरप्राइज हो रहे हो, वो भी एक इमोशन है। शौक, किसी चीज से आप शौक हो रहे हो, वो भी एक इमोशन है। इरिटेबिलिटी, अगर आप चिड़चिड़े हो रहे हो, तो ये भी एक इमोशन है। तो ये इमोशन के टाइप मैंने बता दिया, और इमोशन को हम बोलते हैं मूड। ठीक है, समझ में आ गया। अब मूड की एबनॉर्मलिटी देखते हैं कि मूड जो है जब इसकी असामान्यता हो जाती है, कब होती है असामान्यता, जब मानसिक रोग होते हैं। तो देखते हैं मूड से रिलेटेड कौन कौन से मानसिक अवस्था है। पहला आ रहा है यूफोरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूफोरिया क्या होता है, आपको वर्ड याद रखना, बस मेरी बात सुनिए। यूफोरिया जो है, इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। और खुश होने के साथ साथ ध्यान रखना, अच्छा मैं एक बात और बोलूंगा, जब कोई ऐसी चीज होती है तो हम सब खुश हो सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम पे मैंने किसी एक एग्जाम में टॉप रैंक ली, पहली रैंक मेरी आ गई, तो अक्सर मैं खुशी होऊंगा बहुत। आज मान लो मेरी शादी है तो मैं खुशी होऊंगा। तो ठीक है, कोई एक अवश्य एक स्टेज आती है जो खुशी वाली होती है, उसमें सब खुश होते हैं। लेकिन इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है बिना किसी कारण के, कोई कारण है ही नहीं खुशी होने का, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत खुश होता है। और वो इतना खुश होता है कि वो खुशी के कारण कूदता रहता है, घूमता रहता है। इसे बोलते हैं हम यूफोरिया। तो जिसको यूफोरिया होता है, तो यूफोरिया का मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जरूरत से ज्यादा खुश होना, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। विथ मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी का मतलब है कूद रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, इसको बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल, पर्सन इज हैप्पी एंड रनिंग एंड जंपिंग। और ये जो यूफोरिया है, ये कहां देखा जाता है, यूफोरिया देखा जाता है मेनिया में। मेनिया एक मानसिक बीमारी है, मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। तो अक्सर मेनिया वाले व्यक्ति में यूफोरिया पाया जाता है। आगे आता है मूड का दूसरा एग्जांपल है डिप्रेस मूड। अभी डिप्रेस मूड क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। डिप्रेस मूड पहले तो पाया किसमें जाता है, डिप्रेशन में पाया जाता है। जो डिप्रेशन वाले मरीज होते हैं, अगर हम उनका मूड देखें तो उनके मूड जो है वो होता है डिप्रेस मूड। अब डिप्रेस मूड क्या होता है वो थोड़ा समझना। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुखी होना, सैड होना, ये डिप्रेस मूड होता है, पर ध्यान रखना। अब ऐसे तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा समय के लिए कभी भी दुखी हो सकता है। मान लो अब ये हो सकता है, आप आधे महीने कोई ऐसी बात बोल दी कि अब आप दुखी हो। जैसे अगर मान लेते कोई एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड था, तो उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब आधे 1 घंटे के लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है वो सैड है, और बाद में वो वापस अपनी नई लाइफ, अच्छी से लाइफ जी रही है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते डिप्रेशन है। डिप्रेशन हम कब बोलेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिप्रेस मूड को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, इसमें परवेजिव स्टेट होती है। अब परवेजिव स्टेट क्या होती है, थोड़ा ध्यान से समझना इस वर्ड को। परवेजिव स्टेट, परवेजिव स्टेट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। परवेजिव का मतलब होता है हमारे जीवन के जितने भी डोमेन होते हैं, हमारे जीवन के जितने भी डोमेन है, उन सभी डोमेन में लगातार दुखी होना। लगातार दुखी होने का मतलब सिर्फ 2, 5, 1-2 घंटे के लिए दुखी होना डिप्रेशन नहीं है। परवेजिव, परवेजिव का मतलब है हर डोमेन में दुखी होना। हर डोमेन का मतलब क्या है, चाहे व्यक्ति खेल रहा हो, चाहे व्यक्ति खेल रहा हो, चाहे व्यक्ति किताब पढ़ रहा हो, चाहे व्यक्ति टीवी देख रहा हो, चाहे व्यक्ति अपने घर वालों से बात कर रहा हो, चाहे व्यक्ति किसी शादी में गया हो, चाहे व्यक्ति किसी बर्थडे पार्टी में गया हो, लाइफ के हर डोमेन में व्यक्ति दुखी है, तो हम बोलेंगे डिप्रेशन। ये आपकी बात समझ में आ गया। तो डिप्रेशन वाले में परवेजिव वर्ड है, और परवेजिव वर्ड का मतलब जीवन के सभी डोमेन में दुखी होना, तब हम बोलेंगे। तो ये आपको पता लग गया कि डिप्रेस मूड क्या होता है। और डिप्रेस मूड किसमें दिख रहा है, डिप्रेशन में। तो कभी भी अभी मत बोलना 2 दिन तक आप दुखी हो गए तो ये डिप्रेशन है। हालांकि फिर मैं डिप्रेशन आगे बताऊंगा, जब परवेजिव मूड का मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है। आगे आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनहेडोनिया। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एनहेडोनिया भी हमको कहां देखने को मिलता है, डिप्रेशन में। डिप्रेशन पढ़ाने वाला हूं मैं भी आपको। ये डिप्रेशन में मिलता है और ये सिजोफ्रेनिया में भी मिलता है। पर एनहेडोनिया क्या होता है उसको हम समझते हैं। एनहेडोनिया का मतलब होता है वो चीजें जिनमें हमको पहले खुशी मिलती थी, जिनमें पहले हमको मजा आता था, लेकिन अब उन चीजों में हमको मजा है, हमको खुशी नहीं आ रही।
उसे हम बोलते हैं एनहेडोनिया कंडीशन। तो कोई काम जिसको आपको करने पे मजा आता था, पहले आपको हो सकता है दोस्तों के साथ बैठने में, दोस्तों के साथ चाय पीने में आपको मजा आता था, लेकिन अब आपको वो काम में मजा नहीं आ रहा। पहले हो सकता है आपको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने में मजा आ रहा था, लेकिन अब आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने में मजा नहीं आ रहा। पहले हो सकता है आपको अपनी वाइफ के साथ बैठने में मजा आ रहा था, लेकिन अब आपको वाइफ के साथ बैठने में मजा नहीं आ रहा। पहले हो सकता है आपको अपने बच्चों के साथ बैठने में मजा आ रहा था, लेकिन अब आपको बच्चों के साथ बैठने में मजा नहीं आ रहा। पहले आपको क्रिकेट देखने में मजा आ रहा था, अब आपको क्रिकेट देखने में मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया? एनहेडोनिया का मतलब जिसमें पहले हमको खुशी या मजा आता था, अब हमको खुशी मिलना बंद हो गई। ये किस में देखा जाता है? डिप्रेशन में और सिजोफ्रेनिया में। आगे चलते हैं, मूड की वैरायटी पढ़ रहे हैं। मूड के 4 टाइप है, एबनॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं। अब है मूड की 4th वैरायटी, जिसका नाम है इनएप्रोप्रिएट। अभी जो इनएप्रोप्रिएट इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला वर्ड है इनका मतलब तो एब्सेंट, और ये है एप्रोप्रिएटनेस। अभी एप्रोप्रिएटनेस क्या मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं इसका पहले यहाँ पर मैंने लिखा है एप्रोप्रिएटनेस, ध्यान रखना। ये एबनॉर्मलिटी इनएप्रोप्रिएट है, और पहले मैं वर्ड कौन सा बता रहा हूँ आपको? एप्रोप्रिएट। तो एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, जब हमारा इमोशनल स्टेट, इमोशन क्या होता है पता लगे ना, दुखी होना, रोना, बोर होना, इरिटेबल होने से, जब हमारा इमोशन स्टेट एक्सटर्नल या सोशल एनवायरनमेंट के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका मतलब एप्रोप्रिएट तब बोलेंगे जब हमारा इमोशन बाहर के एनवायरनमेंट के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर मैं किसी बर्थडे पार्टी में जाता हूँ, बर्थडे पार्टी तो आप मुझे बताना, बर्थडे पार्टी एक सोशल, एक एक्सटर्नल कंडीशन हो गई ना। अब बर्थडे पार्टी में मेरा इमोशन का मतलब मेरा मूड कैसा होगा? खुशी का, हैप्पी का। बर्थडे पार्टी में जाके रोना तो नहीं लगूंगा ना मैं। तो आप मुझे बताना, तो एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? जब हमारा इमोशन सोशल बैकग्राउंड के साथ मैच करता है। मैं किसी शादी में जा रहा हूँ, अब कॉमन सेंस की बात है, शादी में जाऊंगा तो मैं खुशी होऊंगा, वह रोने तो नहीं लगूंगा। तो एप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है जब हमारा इमोशन स्टेट किसके साथ मैच कर रहा हूं? एक्सटर्नल या सोशल एनवायरनमेंट के साथ मैच कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएट। एग्जांपल, जब मैं बर्थडे पार्टी में जाता हूं, तो बर्थडे पार्टी क्या होगा? एक प्रकार की सोशल सिचुएशन, एंड आई एम हैप्पी, तो मैं हैप्पी होता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब मेरा जो मूड है वो कौन सी कंडीशन में? एप्रोप्रिएट स्टेट में। लेकिन इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट मूड की एब्नॉर्मलिटी नहीं है, इनएप्रोप्रिएट मूड की एब्नॉर्मलिटी। इसका मतलब ये होता है मेरा इमोशन जो है मतलब मेरा मूड है, वो सोशल कंडीशन के साथ मैच नहीं खा रहा। इसका एक एग्जांपल, मैं मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया और वहां जाके मैं रोने लग गया, और मैं बोल रहा हूँ ये व्यक्ति अभी तक भी जिंदा क्यों है जी, अभी इसको मर जाना चाहिए। तो आप मुझे बताना, बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं रोने लग गया, इसको मारो, और मैं बोल रहा हूँ जिसका बर्थडे अभी तक भी जिंदा कैसे मर जाना चाहिए। तो ये क्या चीज है? इनएप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ और मैं रोने लग गया, और मैं बोल रहा हूँ दिस मैन स्टिल अलाइव। तो ये समझ के इसका मतलब मेरा मूड कौन सी कंडीशन में? इनएप्रोप्रिएट स्टेट में। ये भी एक मानसिक रोग। आगे चलता हूँ, लास्ट, मूड फ्लैट। मूड फ्लैट बोल दो या मूड फ्लैटनिंग बोल दो, और आपको पता है मूड को तो इमोशन बोल रहे हैं, या इमोशन ब्लंटिंग बोल दो, ये सब एक ही चीज है। इसका मतलब क्या होता है? हमारे अंदर कोई इमोशन का नहीं है ना, हमारे इमोशन स्टेबल है, ना ऊपर हो रहे हैं ना नीचे हो रहे हैं। एक एग्जांपल आप मुझे बताना, किसी ने क्लास में किसी ने जोक करा। अब जब किसी ने जोक करा तो आप मुझे बताना, मैं खुशी होऊंगा दुखी होऊंगा? मैं खुशी होऊंगा। अच्छा, कोई मेरे थप्पड़ मार रहा है तो बताना, थप्पड़ मारने से मैं दुखी होऊंगा खुशी होऊंगा? मैं दुखी होऊंगा। लेकिन मूड फ्लैट कब होता है? मूड फ्लैट एक ऐसे मानसिक रोग को बोलते हैं जिसमें व्यक्ति का जो मूड है वो स्टेबल है। उसको कोई अगर जोक सुना रहा है तभी भी वो वैसा ही है, कोई इसको थप्पड़ मारा है तभी भी वैसा है। तो इसे हम बोलते हैं मूड स्टेबल, इसे हम बोलते हैं मूड फ्लैट। और ये भी किस में देखा जाता है? ये सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में देखा जाता है। तो ये हमारी जितनी भी मानसिक अवस्था की स्थिति थी मैंने पूरा पढ़ा दिया। पहला परसेप्शन मैंने पढ़ा दिया, दूसरा मैंने थॉट पढ़ा दिया, और तीसरा मैंने मूड पढ़ा दिया, और इन तीनों से रिलेटेड जो भी एब्नॉर्मलिटी थी मैंने पढ़ा दिया। अब हम पढ़ते हैं कुछ विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग जो इंपॉर्टेंट है। और पहला लेते हैं हम डिप्रेशन। डिप्रेशन को शुरू करने से पहले मैं बोल दूं, डिप्रेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो थोड़ा डिप्रेशन को ध्यान से समझना, डिप्रेशन के बारे में समझते हैं क्या होता है। जैसे मैंने पहला वीडियो पढ़ाया था तो मैंने आपको बता दिया था डिप्रेशन कौन सा है, न्यूरोटिक है, साइकोटिक है। डिप्रेशन एक न्यूरोटिक है। और ये क्यों न्यूरोटिक है? क्योंकि डिप्रेशन के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आते, मतलब डिल्यूजन और हेलुसिनेशन नहीं आता। तो कॉमन सेंस की बात है, डिप्रेशन के अंदर हमको डिल्यूजन और हेलुसिनेशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक प्रकार का न्यूरोटिक है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा कुछ फैक्ट पॉइंट देखते हैं और वो समझना। डिप्रेशन जो है पूरे विश्व में जो मानसिक बीमारी है, तो दूसरे नंबर पर होने वाली सबसे बड़ी मानसिक बीमारी। तो पूरी दुनिया में जितने भी मानसिक रोग मिलेंगे उनमें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पेशेंट मिलेंगे डिप्रेशन के। ये तो चीज समझ में आ गई। आप बोलोगे सर पहले नंबर पे?
पूरे विश्व की बात कर रहा हूं तो पहले नंबर पे मिलेगा फोबिया। फोबिया का मतलब डर, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो फोबिया भी एक प्रकार का मानसिक रोग है। तो सबसे ज्यादा पेशेंट मिलते हैं फोबिया के, और दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में पेशेंट जो मानसिक रोग के मिलते हैं वो डिप्रेशन के। ये पूरे वर्ल्ड की बात है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो मानसिक रोग है, सबसे ज्यादा मानसिक रोग वाले पेशेंट कौन से होते हैं? डिप्रेशन के। तो इंडिया में तो पहले नंबर पे। आगे देखते हैं, अगर हम मेल और फीमेल में देखें तो मेल और फीमेल में इसका होने का अनुपात है 2:1। इसका मतलब ये लड़कियों में लड़कों की तुलना में 2 गुना डिप्रेशन ज्यादा होता है। मतलब लड़कियों में डिप्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बहुत सारे रीजन है। सोशल कंडीशन हो सकती है। फीमेल को आपको पता है हम अधीन मानते हैं, लड़कियां घरों में रहती है तो उनको ज्यादा छूट नहीं दी जाती। बहुत सारे रीजन है इसके सोशल। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। डिप्रेशन किस में ज्यादा देखा जाता है? सिंगल, सेपरेट और डिवोर्स। जो डिप्रेशन है ये अक्सर उसको देखा जाता है जो अकेला हो। अकेला का मतलब अकेला हो, उसकी वाइफ नहीं हो या हस्बैंड नहीं हो, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो, उसकी कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो, या वो परिवार में रहता है, परिवार कहीं और जॉब करने गया वो अकेला हो। दूसरा सेपरेटेड। सेपरेट का मतलब वो अकेला हो गया, उसकी वाइफ से अकेला अलग रह रहा है या हस्बैंड से अलग रह रहा है। दूसरा डिवोर्स, तलाकशुदा हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब हम अकेले होंगे तो हम हमारी मन की बात को शेयर करने का कोई हमको मिलेगा ही नहीं, तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो मोस्टली इनमें देखा जाता है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो सुसाइड, जो आत्महत्या करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है डिप्रेशन। तो जितने भी आत्महत्या होती है, अगर आप जितने भी सुसाइड केस देखोगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देखोगे जिसने भी सुसाइड करी है वो डिप्रेशन का शिकार रह चुका। तो सुसाइड करने का सबसे मेन रीजन है डिप्रेशन। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा डिप्रेशन किसी को है या नहीं? हम कैसे पता लगाएंगे कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है नहीं है? तो मैं डिप्रेशन के सिम्टम्स बता रहा हूँ। सिर्फ 2-5 घंटे या 1 या 2 दिन तक दुखी रहना डिप्रेशन नहीं होता। तो आप चाहते हो डिप्रेशन क्या हो, तो मैं डिप्रेशन को आपको बता रहा हूँ डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है। पहला, डिप्रेशन में हमारा जो मूड है, मैंने आपको बताया ना भी मूड का मतलब इमोशन, हमारा मूड दुखी होता है। सिर्फ दुखी होना को हम डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, ये दुखी होना कौन सा वाला होगा? परवेजिव। अभी मैंने बताया ना परवेजिव का मतलब क्या होता है? जीवन के हर डोमेन में दुखी होना। चाहे आप खेल रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप दुखी, इसका मतलब आप लगातार दुखी हो, जीवन के हर क्षेत्र में दुखी हो, तो हम ये बोल सकते हैं डिप्रेशन में हो। पहला सिम्टम्स है। दूसरा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आपको किसी चीज में रुचि नहीं आ रही, आपको किसी चीज में मजा नहीं आ रहा और किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही। यहाँ पर मैं फिर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एनहेडोनिया। अभी मैंने बताया ना आपको एनहेडोनिया का मतलब क्या होता है? जिनमें पहले मजा आया करता था उनमें मजा नहीं आ रहा। तो ये हो सकता है गिल्ट। पेशेंट जो होता है वो हर छोटी छोटी चीज में गिल्ट महसूस करता है उसको। जैसे कि एक एग्जांपल, व्यक्ति ने अपने दोस्त का एक पेन लिया और उसने बोला मैं कल दे दूंगा। अब 10 दिन बीत गए हैं, वो व्यक्ति सोच रहा है मैं कितना बुरा इंसान हूं, मैंने मेरे दोस्त का पेन लिया था, और उसको गिल्ट फील करने लग जाता है। तो यहाँ पर डिप्रेशन वाला व्यक्ति हर छोटी छोटी चीज में गिल्ट फील करने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है? फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति को लगता है मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं किसी भी काम का नहीं हूं, मेरा जिंदा रहना बेकार है। तो व्यक्ति अपने आप को बेकार समझने लग जाता है कि मैं इस दुनिया में आया है क्यों, मेरे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं। उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है। नेक्स्ट, नेगेटिव थॉट। ये तो आप जानते हो, उसके अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है भूख लगना। तो व्यक्ति की जो भूख है वो कम लगती है, उसकी भूख कम हो जाती है। कॉमन सेंस की बात है, अगर भूख कम है तो खाना भी कम खाएगा, और खाना कम खाएगा तो उसका जो वेट है वो भी डिक्रीज होगा, तो उसका वेट डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सुसाइडल थॉट। डिप्रेशन वाले व्यक्ति के दिमाग में बार बार आत्महत्या करने की सोच आती है। अब यहाँ पर एक बात थोड़ा मैं यहाँ रुकूंगा, जब भी हमको मरने के, सुसाइड करने के हमारे थॉट आते हैं तो ये 3 स्टेज में आते हैं। और वो 3 स्टेज कौन सी है? वो 3 स्टेज है, पहली है डेथ विश, दूसरी सुसाइडल विश, और तीसरी है सुसाइडल इंटेंट। इसका मतलब क्या है समझना, जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में विचार आते हैं डेथ विश। इसका मतलब वो व्यक्ति सोचता है काश मौत आ जाए। उसके बाद इस स्टेज के बाद व्यक्ति सुसाइड विश, इसका मतलब इसमें व्यक्ति खुद सोचता है मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और लास्ट में जाके सुसाइडल इंटेंट, लास्ट में जाके वो सुसाइड का अटेम्प्ट करता है। तो डायरेक्ट नहीं होता, वो हर व्यक्ति इस अवस्था से गुजरता है, पहले की काश मौत आ जाए, और वो खुद सोचता है मौत तो आनी रही कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और ये वाली इस स्टेज में फाइनली वो क्या करता है? सुसाइड कर ही लेता है। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ये सबसे डिप्रेशन को पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये वाला, अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना। इंसोम्निया का मतलब नींद ना आना। अब नींद ना आना, तो मैं हर इंसोम्निया की बात नहीं कर रहा। जैसे हो सकता है डिप्रेशन वाले व्यक्ति को दिन में नींद नहीं आ रही, हो सकता है पहले आती थी अब नहीं आ रही, तो वाली बात नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? अर्ली मॉर्निंग।
इसका मतलब क्या है अर्ली मॉर्निंग का मतलब? इसका मतलब क्या है, व्यक्ति नॉर्मली सुबह 6 बजे उठता था, लेकिन अब व्यक्ति 4 बजे उठ जाता है और उसको नींद नहीं आती, तो इनसोम्निया अर्ली मॉर्निंग का। और यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसका दूसरा मतलब क्या है कि हमारे उठने का जो भी यूजुअल टाइम है, जो भी यूजुअल टाइम है उससे 2 घंटे पहले हम उठ गए और हमको फिर नींद नहीं आ रही। मान लो व्यक्ति परमानेंट है, वो 8 बजे उठता था, अब उसकी नींद 6 बजे खुलने लग गई और 6 के बाद उसको नींद नहीं आ रही। या कोई व्यक्ति 6 बजे उठता था, अब वो 4 बजे उठने लग गई, उसको नींद नहीं आ रही, उसे बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। डिप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिप्रेशन पहचानने का, अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, रिड्यूस टाइम टू रीच REM स्लीप। इसको थोड़ा समझना आप, REM स्लीप क्या होता है। जो स्लीप होती है, ये स्लीप 2 टाइप की स्लीप होती है, अभी मैं उस स्लीप में नहीं जा रहा। एक टाइप की जो स्लीप है उसको हम बोलते हैं REM स्लीप। अब समझना स्लीप में क्या होता है। REM स्लीप जो है, स्लीप की उस अवस्था को बोलते हैं जिसमें हमको सपने आते हैं, इस वाली स्टेज में हमको सपने आते हैं। और जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमको REM स्लीप में पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटे बाद हम REM स्लीप में पहुंच जाते हैं, इसका मतलब 1.5 घंटे बाद हम सपने सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, लेकिन जिसको डिप्रेशन होता है उसमें ये वाला टाइम कम हो जाता है। इसका मतलब नॉर्मली तो 1.5 घंटे बाद हम REM स्लीप में पहुंचते हैं, लेकिन डिप्रेशन वाला व्यक्ति में REM स्लीप पहले आ जाती है। पहले आने का मतलब 1.5 घंटे से पहले, 1.5 घंटे से पहले। इसमें 30 मिनट में आ सकती है, 40 मिनट में आ सकती है। तो आप बताना क्या होगा। इसका मतलब डिप्रेशन वाले व्यक्ति में REM स्लीप जल्दी आएगी। मान लो आधे घंटे बाद, तो आधे घंटे बाद ही सपने देखना शुरू कर देगा। फिर क्या होगा, इसने आधे घंटे बाद सपने देखना शुरू करा और देखता रहेगा, तो जब ये सुबह उठेगा तो ये क्या करेगा कि पूरे रात में मेरे पता नहीं, पूरे रात भर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या विचार आ रहे थे, इसी कारण मैं सही से सो ही नहीं पाया। इसी कारण वो अगले दिन जो है ये बहुत टायर्डनेस फील करेगा, ये अपने दिमाग को करेगा मैं फ्रेश हुआ ही नहीं, दिमाग मेरा फ्रेश हुआ नहीं, क्योंकि पूरी रात भर तो सपने सोच रहा था। क्योंकि नॉर्मली सपने कब आते हैं, सोने के 1.5 घंटे बाद से, लेकिन इसको सपने आधे घंटे बाद से आने लग गया। अब जब सपने आ रहे हैं तो पूरी रात भर वो सपनों में ही खोया हुआ है, तो अगले दिन क्या करेगा, मुझे पूरी रात भर नींद ही नहीं आई। तो इसी कारण ये स्लीप इज यूजुअली डिक्रीज, इसकी नींद भी कम हो जाती है। अब बात समझना, ये पूरे 9 सिम्टम्स मैंने लिख दिए, लेकिन डिप्रेशन सभी 9 सिम्टम्स हो तभी हम डिप्रेशन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो डिप्रेशन हम कब बोलेंगे, वो ध्यान से समझना। डिप्रेशन हम तब बोलेंगे ये जितने भी सिम्टम्स है, अगर इसमें 5 सिम्टम्स आपको होते हैं, ध्यान से सुनना, सभी 9 सिम्टम्स का होना जरूरी नहीं है। अगर इनमें से कोई भी 5 सिम्टम्स आपको होते हैं, और एक और बात समझना, इन 5 सिम्टम्स में से ये जरूरी है कि ऊपर वाले 2 में से 1 सिम्टम्स तो हो। इनमें से 5 होने जरूरी है, और उन 5 में से 1 ये भी जरूरी है कि ऊपर वाले में से 2 में से कोई एक हो, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। तो अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, 5 सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट एंड एटलीस्ट 1 मस्ट बी प्रेजेंट आउट ऑफ फर्स्ट 2। तो इनमें से कोई भी 5 हो और 5 में से 1 इनमें से हो, चलो ठीक है। बट कब तक के लिए, अगर ऐसा 2 वीक तक हो रहा है, तो किसी व्यक्ति को लगातार 2 वीक या 2 वीक से ज्यादा ऐसे कोई 5 सिम्टम्स आ रहे हैं और 5 में से अगर ये वाला सिम्टम्स आ रहा है, तो उस व्यक्ति को हम बोल देंगे उसमें डिप्रेशन है। ये आ गया डिप्रेशन का क्राइटेरिया क्या है। अब आगे चलते हैं। डिप्रेशन जो है ये माइल्ड हो सकता है, ये मॉडरेट हो सकता है, और ये सीवियर हो सकता है। माइल्ड का मतलब बहुत कम, बहुत छोटा सा डिप्रेशन, हल्का फुल्का। मॉडरेट का मतलब बीच का, और सीवियर का मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में वो। तो 3 वैरायटी हो सकती है। अब यहाँ पर बात समझना, 3 टाइप के डिप्रेशन मैंने बता दिए, छोटा, थोड़ा बीच का और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। ये जो तीसरा डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन, जिस व्यक्ति को डिप्रेशन बहुत हाई लेवल का हो जाता है, सीवियर डिप्रेशन हो जाता है। यहाँ पर मैं टोकूंगा और मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप बताना डिप्रेशन कौन सी बीमारी थी, न्यूरोटिक या साइकोटिक। आप बोलोगे न्यूरोटिक, लेकिन जिसको सीवियर डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन वाले व्यक्ति में धीरे धीरे साइकोटिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं। डिप्रेशन न्यूरोटिक बीमारी थी, पर जिसको सीवियर डिप्रेशन है उसको साइकोटिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं। साइकोटिक सिम्टम्स का मतलब डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आने लग जाते हैं, और इस केस में अब हमारा डिल्यूजन जो है वो न्यूरोटिक ना रह के साइकोटिक हो जाता है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा डिप्रेशन जो लगातार डिप्रेशन से जूझ रहा है, वो आगे जाके साइकोटिक प्रॉब्लम बन सकती है, और ऐसे डिप्रेशन को हम बोलते हैं साइकोटिक डिप्रेशन। तो नॉर्मली डिप्रेशन है तो न्यूरोटिक, पर ये साइकोटिक डिप्रेशन में चेंज हो सकता है अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है तो। चलो अब आगे जो डिप्रेशन है, इससे कारण क्या है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब कारण। डिप्रेशन जो है ये होता क्यों है, तो वो हम देखते हैं कारण क्या है। यहाँ पर मैं एक बात फिर बोलूंगा आपको, जैसे कि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, कोई भी मानसिक रोग एक कारण से नहीं होते। तो डिप्रेशन को बहुत सारी स्टडी की और ये बता रहे हैं कि डिप्रेशन मल्टी फैक्टर होता है, बहुत सारे कारण है, और बहुत सारे कारण में एक एक करके आपको बताता हूँ। एक स्टडी बोलती है कि डिप्रेशन तब होता है जब हमारे
ब्रेन में सीरोटोनिन और डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। ये सीरोटोनिन और ये जो डोपामिन है ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और जब इसका लेवल कम हो जाता है, जिन व्यक्तियों में डोपामिन और सीरोटोनिन का लेवल कम होता है जैसे हम तो उन व्यक्तियों में डिप्रेशन हो जाता है। इसी कारण डिप्रेशन की जितनी भी दवाइयां होती है उनमें ऑल एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, जितनी भी डिप्रेशन की दवाइयां होती है अक्सर वो काम कैसे करती है, वो डोपामिन और सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा देती है। तो एक बात ध्यान रखना, डिप्रेशन वाले व्यक्ति में सीरोटोनिन और डोपामिन कम होगा। इसी कारण डॉक्टर जो भी डिप्रेशन की दवाएं देता है वो दवाएं ऐसी देती है जो इन दोनों का लेवल बढ़ा दे। चलो, और जरूरी नहीं है ये हो, इससे भी हो सकता है। दूसरा, कार्टिसोल, आपने हार्मोन सुना होगा ना, कार्टिसोल एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है कार्टिसोल हार्मोन। जिन व्यक्तियों में कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा होता है उनको डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन सुना है ना आपने, थायराइड हार्मोन हाइपो का मतलब कम होना। जिन व्यक्तियों में थायराइड हार्मोन कम होता है, बहुत कॉमन चीज है, अक्सर उन व्यक्तियों में डिप्रेशन हो सकता है। मैं नहीं कह रहा इनकी वजह से हो जाएगा, पर ये सब चीजें मिलके डिप्रेशन में जा सकती है। उसके बाद है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एमाइगडाला, ये थोड़ा हाई लेवल की बात है। एमाइगडाला जो है ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, और ये जो एमाइगडाला है ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, और ये इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने भी इमोशन हमको आते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं इमोशन का चक्कर दिल से, दिल का कोई इमोशन का चक्कर नहीं, दिल का एक ही काम है, पंप करना। तो ये जो इमोशन है ये ब्रेन से आते हैं, और ब्रेन में कहां से आते हैं, इस वाले पार्ट से, एमाइगडाला। और एमाइगडाला की जब एक्टिविटी बढ़ जाती है तो डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद आता है जेनेटिक फैक्टर, ये तो मैंने कल ही बताया था। कुछ लोगों में जीन ही ऐसे हो सकते हैं जो डिप्रेशन के लिए, जो डिप्रेशन वाले होते हैं, तो जीन की वजह से भी आ सकता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट 6 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 6 फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है वो देखना। साइकोलॉजिकल थ्योरी, मैंने कल आपको ये बताया था, कोई भी मानसिक रोग 3 की वजह से होता है। तो डिप्रेशन की साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या बोलती है, वो बोलती है कि डिप्रेशन जो है तब आता है जब 3 टाइप के विचार आ सकते हैं, और वो 3 टाइप के विचार कौन सा है, आइडिया ऑफ वर्थलेसनेस, आइडिया ऑफ हेल्पलेसनेस और आइडिया ऑफ होपलेसनेस। इनका मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझना। डिप्रेशन तब हो सकता है जब व्यक्ति बार बार ये सोचे वर्थलेसनेस, मतलब व्यक्ति वर्थलेसनेस का मतलब क्या है, इसमें व्यक्ति को लग रहा है उसमें कोई टैलेंट नहीं है, वो बेकार का, वो किसी काम का नहीं है, उसको मर जाना चाहिए, उसका सोच बार बार ऐसी। आइडिया ऑफ हेल्पलेसनेस, इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति को लगता है पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब मतलब ही है, जितने भी रिश्तेदार है सब मतलब ही, उसका हस्बैंड, उसकी वाइफ, उसका गर्लफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड सब मतलब ही है, कोई नहीं है। तो व्यक्ति जब ऐसा सोचने लग जाता है इसका मतलब कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। और आइडिया ऑफ होपलेसनेस, इसका मतलब ये है, होपलेस का मतलब व्यक्ति के साथ अभी तो बुरा हो रहा है और व्यक्ति सोच रहा है आने वाले टाइम पर भी मेरे साथ कुछ अच्छे होने वाला नहीं है, जैसी कंडीशन आज है मेरी आने वाले टाइम पे भी ऐसी कंडीशन होगी, तो मैं जी के क्या करूंगा, मर जाना चाहिए। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल, अभी मान लो कोई व्यक्ति किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अब तैयारी करने के लिए पढ़ना पड़ता है, पूरा 8-8 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है। अब 1 साल पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, अब मैं बोलूं आपको तो 50 साल तक इसे पढ़ना है, और आपको पता लगे 50 साल तक इसे पढ़ना है और 50 नौकरी नहीं लगे 50 साल तक, तो आप कर लोगे ऐसा काम, तो आप तो होपलेसनेस होगा ना, तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये आपको 3 वजह से साइकोलॉजिकल 3 चीजें, या तो व्यक्ति ऐसा सोच रहा हो, ये ऐसा सोच रहा हो और ऐसा सोच रहा है। यहाँ पर एक बात सोचना, अगर डिप्रेशन होपलेसनेस के कारण है, होपलेसनेस का मतलब पता लग गया ना कि भविष्य में भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो उनमें सुसाइड के चांस ज्यादा होते हैं। अभी मैंने आपको बताया सुसाइड का मेन कारण क्या है, डिप्रेशन। पर डिप्रेशन अगर इसकी वजह से आ रहा है, होपलेसनेस के कारण कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। ये भी समझ में आ गया। ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में ज्यादा नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब दवाइयां देते हैं, वो दवाइयां क्या देते हैं उसमें आपको जाना नहीं है। दूसरा है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का मतलब ये होता है, इसमें मरीज से बैठ के प्यार से बात करते हैं, उसके फैमिली वालों को बुलाते हैं, उसको जो भी करीबी लोग हैं उसको बुलाते हैं। अगर मान लो उसको कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो गया, उनमें ब्रेकअप हो गया, घर वालों से लड़ाई हो रही, तो हम सबको बुलाते हैं, सबको समझाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है बिहेवियर थेरेपी की जाती है, सबके साथ बैठ के बात करना। वो अलग दिन हम पढ़ेंगे कि साइकोथेरेपी में क्या करते हैं, हल्का सा आपको अंदाजा पता लग गया। और लास्ट है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। नॉर्मल इसका यूज नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आपको पता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का मतलब बिजली के झटके देना। कोई मानसिक रोगी है उसको बिजली के झटके लगा देते हैं, और ये बिजली के झटके लगाने से उसकी कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। जितने भी मानसिक रोग हैं उनमें अगर हम बिजली के झटके लगाएं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, तो उनकी अवस्था कुछ इंप्रूव हो जाती है। पर डिप्रेशन वाले व्यक्ति में नॉर्मली बिजली के झटके तो लगाए नहीं जाएंगे, लेकिन अगर डिप्रेशन विद सुसाइडल सिम्टम्स, ऐसे डिप्रेशन वाला व्यक्ति जिसमें सुसाइड के सिम्टम्स आने लग जाए और वो मरने की प्लानिंग कर रहा हो, तो बेटर है, तो ऐसे व्यक्ति को हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दे सकते हैं। या फिर जिसको साइकोटिक डिप्रेशन किसे कहेंगे, ऐसा डिप्रेशन जिसमें साइकोटिक के सिम्टम्स आ गए, अभी मैंने बताया था, तो वहां पर हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब बिजली के झटके लगा सकते हैं।
आगे ये डिप्रेशन हो गया, तो आई थिंक मुझे लगता है समझ में आया होगा आपके। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सुसाइड, आत्महत्या करना। इसके बारे में कुछ फैक्ट पहले देखते हैं। अगर हम पूरे डेटाबेस की बात करें तो हर 40 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, हर 40 सेकंड में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर 40 मिनट के अंदर एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। और अगर पॉपुलेशन के बेस में देखें तो हर 1 लाख आदमी में से 10 लोग आत्महत्या करते हैं। और ये जो डेटा है, ये डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है। यहाँ पर एक बात मैं और समझा रहा हूँ, ये जो 1 लाख में से 1 लाख में से जो 10 लोग आत्महत्या करते हैं, इनमें किसानों का डाटा नहीं है। किसान की आत्महत्या करने का डाटा ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अलग से बनाता है, ठीक है ना। तो जो 1 लाख में से जो 10 मर रहे हैं, इनमें किसान नहीं है। आगे देखना, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन करते हैं तो अक्सर ये देखा गया है, जितने भी व्यक्ति डिप्रेशन करते हैं उनके अंदर अगर हम CSF देखें, आपको पता ना CSF क्या होता है? ब्रेन में एक द्रव भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, परामस्तिष्क मेरु द्रव ब्रेन में भरा रहता है। तो जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो ये देखा जाता है उसका जो CSF है ब्रेन है, उसके अंदर एक केमिकल बढ़ा हुआ मिलता है, और उस केमिकल का नाम ये 5-HIA, इसका मतलब है 5 हाइड्रोक्सी इंडोर एसिटिक एसिड। तो हर सुसाइड करने वाले व्यक्ति के ब्रेन में बढ़ा रहता है। तो अगर हम किसी भी तरह से कुछ ऐसा काम करें कि हमको मरने से पहले उस व्यक्ति का हम मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना ले जो ये जांच ले कि हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर ये कितना बढ़ा हुआ है, तो हम पहले से पता लगा सकते हैं ना कि ये व्यक्ति आत्महत्या करने वाला नहीं वाला। पर अभी तक कोई ऐसी डिवाइस बनी नहीं है कि हम पहले से पता कर लें कि ये बढ़ा हुआ है, कम है। आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करने का सबसे मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो है हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब लटकना, रस्सी से फांसी लगाना ये। और जो दूसरा तरीका है वो है पॉइजन। तो सबसे आत्महत्या करने का सबसे मोस्ट कॉमन तरीका कौन सा है? हैंगिंग, लटकना। उसके बाद है जहर लेना। अच्छा, बाकी की बात देखते हैं, आत्महत्या करते क्यों है, कोज कौन कौन से हो सकते हैं। तो बहुत सारे कोज है, जिनमें से जो 3 इंपॉर्टेंट कोज है वो मैं बता रहा हूँ। डिप्रेशन, जितने भी डिप्रेशन के मरीज हैं उनमें से 15% डिप्रेशन के मरीज आत्महत्या करते हैं। तो मोस्ट सुसाइड का, आत्महत्या करने का सबसे मेन कारण है डिप्रेशन। सेकंड, सिजोफ्रेनिया, ये मानसिक रोग है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जितने भी सिजोफ्रेनिया के पेशेंट है उनमें से 10% लोग आत्महत्या करते हैं। और नेक्स्ट है अल्कोहल डिपेंडेंट। और भी हैं पर ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति लगातार अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है उस व्यक्ति में भी सुसाइड करने के चांस ज्यादा होते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं हम रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब ये होता है कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आत्महत्या करने के रिस्क बढ़ा सकती है। तो पहला है एक्सेसिबिलिटी ऑफ मीन्स। मीन्स का मतलब साधन, और एक्सेसिबिलिटी का मतलब मिलना, इसका मतलब समझना। अगर हमारे पास आत्महत्या करने के साधन बहुत इजीली हमको मिल जाते हैं तो आत्महत्या करने के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई पुलिस है तो आपको पता है पुलिस के पास गन होती है, तो गन तो इजीली मिल रही है ना, तो इसमें आत्महत्या करने के चांस ज्यादा होंगे। डॉक्टर के पास दवाइयां होती है, और दवाइयां कौन सी दवाइयां ज्यादा लेने से मर सकते हैं वो डॉक्टर को पता होता है, तो डॉक्टर में ये चीज ज्यादा होती है, डॉक्टर कभी भी मर सकते हैं दवाइयां लेके। दूसरा, किसान पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, कीटनाशक का, तो कीटनाशक उसके पास इजीली प्रोवाइड हो रही है तो कीटनाशक को ले सकता है, पी सकता है। तो ठीक है, तो रिस्क फैक्टर तब भी बढ़ जाते हैं जब साधन हमारे पास ही मौजूद हो। सेकंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, फास्ट अटेम्प्ट। आत्महत्या करने के रिस्क फैक्टर तब ज्यादा बढ़ जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने पहले आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। तो जो भी लोग आत्महत्या करने का पहले प्रयास कर रखे हैं उनके अंदर दोबारा आत्महत्या करने के चांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। तो आप इसका मतलब जिसने एक बार ट्राई करा हुआ है वो आगे भी कर सकता है, तो आपको थोड़ी नजर रखनी चाहिए उसके ऊपर। और ये मैंने तीसरा आपको बता ही दिया, होपलेसनेस। इसका मतलब अगर आप आज भी आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको लगता है कि भविष्य भी बुरा ही रहेगा, तो जीके क्या करोगे। तो बहुत से लोग इस के कारण होपलेसनेस हो जाते हैं, उनमें सुसाइड करने का रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो लोग होपलेसनेस है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके साथ बात करें, चाहे वो कोई भी हो, और बात करके हमको वो समझाएं कि जीवन में करने के बहुत से तरीके हैं। सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आप आगे नहीं जा पाए, या आप RS-IAS नहीं बन पाए, या डॉक्टर नहीं बन पाए, या इंजीनियर नहीं बन पाए, या टीचर नहीं बन पाए, तो इससे जिंदगी खत्म नहीं होती। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, और अगर हम कुछ कर भी नहीं पाते तो एक अच्छी सिंपल जो जिंदगी है वो भी एक अच्छी लाइफ है। तो अगर हम इस नजर से देखा जाए कि ऊपर वाले ने हमको सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए, IAS-RS बनने के लिए नहीं भेजा, हमें जीवन जीने के लिए भेजा है। तो अगर हमको कोई इस तरह से मोटिवेट करे तो मुझे लगता है होपलेसनेस जो है हमारी दूर हो सकती है। तो एज ए सिटीजन मुझे लगता है हम लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि हम हमारे आसपास के जितने भी ऐसे लोग हैं उनको पहचाने,
जो इसका शिकार है, और हम उन्हें बिहेवियर थेरेपी उनकी करें और उनकी जो माइंड के अंदर नेगेटिव विचार चल रहे हैं उसको हम दूर करें। तो ऐसा करने से उनके अंदर सुसाइड करने के अटेम्प्ट कम होंगे। उसके बाद है मेल और फीमेल में अगर हम देखें तो मेल और फीमेल का रेशो है 2:1। इसका मतलब क्या है कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तुलना में आत्महत्या ज्यादा करते हैं। यह एक कंट्रोवर्सी हो सकती है कि सर अभी तो आपने बताया था डिप्रेशन जो होता है उसमें अगर हम देखें तो डिप्रेशन में तो लड़कियों में ज्यादा हो रहा था, और अभी आपने बताया डिप्रेशन ही तो इंपॉर्टेंट कारण होता है किसका, सुसाइड का। तो डिप्रेशन तो लड़कियां ज्यादा हो रही थी, लेकिन आत्महत्या करते कौन है, लड़कियां। था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेल ज्यादा क्यों हो गए, लड़कियां सुसाइड के अटेम्प्ट ज्यादा करती है लेकिन फाइनली मर नहीं पाती। लड़के सुसाइड का अटेम्प्ट कम कर पाते हैं लेकिन वो अटेम्प्ट भी ऐसा करते हैं कि सीधे मर जाते हैं। जैसे लड़की ने हल्का सा काटा, डर गई कि बस, लेकिन लड़के ने पूरा काट लिया। तो इसी कारण लड़कियां सुसाइड के अटेम्प्ट ज्यादा कर रही है पर फाइनली सुसाइड तक पहुंच नहीं पाती, और लड़के सुसाइड के अटेम्प्ट करते कम है पर वो करते ऐसा है कि सीधा ही, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर इसलिए डाटा है, तो ये मेल और फीमेल का आ गया। आगे कोई भी ऐसा रिस्क जो डिप्रेशन को बढ़ा सकता है वो सुसाइड को भी बढ़ा सकता है। उसके बाद है सेक्सुअल एब्यूज। कोई किसी व्यक्ति का, किसी लड़के या लड़की का सेक्सुअली एब्यूज किया हुआ, इसका कोई यौन शोषण हो रहा है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, चाहे घर वाले कर रहे हो। सेक्सुअल एब्यूज मोस्टली जो है वो घर वालों, मतलब जो रिलेटिव होते हैं उनके थ्रू ज्यादा होता है। तो किसी भी तरह से उसका सेक्सुअल एब्यूज किया जाए तो उसमें भी सुसाइड करने के चांस ज्यादा होते हैं। उसके बाद है पुअर सोशल सपोर्ट। अगर व्यक्ति को लग रहा है कि उसको कोई आसपास सामाजिक कुछ सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, तो उसमें भी सुसाइड करने के चांस ज्यादा होते हैं। और लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अगर व्यक्ति को लगता है बहुत लंबे समय तक जीवन में हमेशा बेरोजगार रहेगा, उसको कभी नौकरी मिलने वाली नहीं है, तो भी वो सुसाइड कर सकता है। लेकिन फिर हमको हमारा काम ही आ जाता है, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, वैसे देखा जाए तो बेरोजगार वर्ड अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ चीज होती है और वो किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी रख सकता है। तो कोई तो अगर हम अनएम्प्लॉयड वाले व्यक्ति को भी समझें तो उसमें भी सुसाइड के चांस कम होंगे। तो मैंने सुसाइड की चीज बता दी आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुसाइड को लेके वो है कॉपीकैट सुसाइड। ये कॉपीकैट सुसाइड क्या होता है इसको समझना। मोस्टली ये बाल्यावस्था में मिलती है। बाल्यावस्था का मतलब 18 साल के व्यक्ति में, 18 साल से कम के व्यक्ति में। और ये क्या होता है वो देखना। कॉपीकैट सुसाइड का मतलब ये होता है व्यक्ति जिसको अपना आइडियल मानता है, व्यक्ति जिसको सेलिब्रिटी मानता है, व्यक्ति जिसकी पूजा करता है, अगर ऐसे व्यक्तियों ने कभी आत्महत्या करी है तो व्यक्ति उसको देख के खुद आत्महत्या करने लग जाता है। ऐसे बोलते हैं हम कॉपीकैट सुसाइड। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी आत्महत्या करते हैं तो जो लोग उनको वो सेलिब्रिटी मानते हैं अपना, वो लोग उनको देखे देखे आत्महत्या करने लग जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कॉपीकैट सुसाइड। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊंगा आपको। ऐसा देखा गया है कि जब कोई एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, जब कोई एक व्यक्ति आत्महत्या करता है कोई भी, तो उसके एक आत्महत्या करने के कारण 10 से 20 लोग सुसाइड के अटेम्प्ट करते हैं। मतलब अगर मैं आत्महत्या कर रहा हूं तो जब भी मेरी जानकारी फैलेगी कि मैंने आत्महत्या कर ली तो मुझसे मोटिवेट होकर 10 से 20 लोग आत्महत्या कर सकते हैं। और ये लास्ट फिर आप एंटी सुसाइडल ड्रग, कुछ दवाएं जब हमको लगता है कि कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है तो दो ही ऐसी दवाएं जो एंटी सुसाइडल ड्रग कहते हैं, इनको लेने के बाद सुसाइड करने के चांस कम हो जाते हैं। एक है लिथियम, ये लिथियम जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाला लिथियम Li। तो एक है लिथियम और एक है क्लोजिपाइन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी पर जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिजोफ्रेनिया। और सिजोफ्रेनिया कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया एक प्रकार की कौन सी बीमारी है सिजोफ्रेनिया, एक प्रकार की साइकोटिक बीमारी। साइकोटिक बीमारी इसका मतलब बताना, इसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होंगे नहीं होंगे? होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। अच्छा सिजोफ्रेनिया जो है इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है ए ब्यूटीफुल माइंड। तो ये मूवी आई थी हॉलीवुड मूवी, इसके ऊपर बनी हुई, तो आप इस मूवी को देखना, आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स है, मैं एक बार बोल देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन क्या है मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसा व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई इसके दिमाग के अंदर सोच डाल रहा है। थॉट ब्रॉडकास्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो थॉट ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, व्यक्ति को लग रहा है जो वो सोच रहा है वो कोई दूसरा पहचान रहा है, उसके वैसी वैसी एक्टिविटी कर रहा है, इसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। डिल्यूजन बहुत सारे टाइप का होता है, तो ये तीनों चीजें इसके अंदर है। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी पहले। उसके बाद हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन भी समझा दिया। और हेलुसिनेशन जो होता है वो थोड़ा बात समझना। यहाँ पर जो हेलुसिनेशन होता है वो मुख्यतः कौन सा वाला होता है, ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब आवाजें आना। अब आवाजें आना तो व्यक्तियों को आवाजें आती है। अभी आवाजें कैसे हो सकती है, 3 टाइप से आवाज आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप से आवाज आ सकती है और 3 टाइप से आवाज मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे।
अच्छा, आवाज आएगी तो हेलुसिनेशन किसे कहते हैं? कोई है नहीं पर फिर भी आवाज आ रही, उसे तो बोलेंगे ना हेलुसिनेशन। तो देखना कौन कौन सी आवाज आती है। तो मैं 3 टाइप की बात कर रहा हूँ, वो देखना। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि व्यक्ति को आवाज आती है कि कोई 2 लोग मिलकर उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अगर मान लो मुझे सिजोफ्रेनिया है तो मुझे ऐसा लगेगा कि कोई भी 2 आदमी जो है, आवाज आ रही है मुझे, कोई 2 आदमी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कोई 2 आदमी है ही नहीं पर मुझे लग रहा है वो मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इस चीज को आवाजें आ रही है। तीसरा, वॉइस सेइंग थॉट। तीसरा व्यक्ति को, सॉरी, सेकंड व्यक्ति को क्या लग रहा है कि जो भी वो सोच रहा है, जो भी वो सोच रहा है वो उसको सुनाई दे रहा है। जैसे कि मैं सोच रहा हूं मैं डॉक्टर हूं, मैंने सोचा तो मैं खुद, ये मुझे ऐसी आवाज आ रही है मैं डॉक्टर हूं। जैसे मैं सोच रहा हूं मैं अब चाय पीऊंगा, तो मुझे ऐसी आवाज आ रही है मैं अब चाय पीऊंगा। तो जो भी सोच रहा है उसकी आवाज उसको आने लग जाती है। और उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट, वॉइस गिविंग रनिंग कमेंट्री। इसका मतलब बात समझना, व्यक्ति को ऐसी आवाज आने लग जाती है कि जो भी काम कर रहा है उसकी कॉमेंट्री हो रही है। कॉमेंट्री समझते हो ना आप, क्रिकेट में कमेंट्री देखती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है जो भी काम कर रहा है उसके लिए कमेंट्री हो रही है। जैसे व्यक्ति को ऐसा लगता है वो सुबह उठा तो व्यक्ति को ऐसा आवाज आती है, कैसी आवाज आती है? अब आप उठ गए हो, अब आप रसोई में जाने वाले हो, और आपने अब जैसे आप रसोई में जाने वाले हो और अब धीरे धीरे आप फ्रिज का दरवाजा खोलने वाले हो, और आपने वहां से एक पानी की बोतल उठाई और अब आप पानी का ढक्कन खोलने वाले हो, और अब आपने पानी पी लिया और अब आपने वापस बोतल को रख दिया और आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो और आपने गेट बंद करा। तो ये सब पूरी कॉमेंट्री हो रही है उसकी, ऐसी आवाज आने लग जाती है उसको। उसके बाद आगे, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई उसके काम को कंट्रोल कर रहा है। इसका मैं एक एग्जांपल बताना, सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट जब अस्पताल में होते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर पंखा लगा हुआ है और वो अपने हाथ पंखे में डालने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो क्या बोलता है, मरीज क्या बोलता है, डॉक्टर साहब ये जो मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, ये पंखे की तरफ कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरे हाथ ऊपर करवा रहा है, ये मैं खुद नहीं कर रहा, कोई मुझसे करवा रहा है। उसको ऐसा लगने लग जाता है। उसके बाद समवन इज कंट्रोलिंग द इमोशन। व्यक्ति को ऐसा लगता है उसके इमोशन जो है, इमोशन का मतलब बताया था ना मैंने आपको, मूड, वो कोई और कंट्रोल कर रहा है। इसका एक एग्जांपल, सिजोफ्रेनिया का व्यक्ति जो है अस्पताल में बेड पर था, जैसे डॉक्टर आता है सिजोफ्रेनिया जोर जोर से हंसने लग जाता है। डॉक्टर बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो, तो ये क्या बोलता है, डॉक्टर साहब रियल में मैं आपको बताऊं मैं तो बहुत दुखी हूं मन से, पर जैसे ही मैं आपको देखता हूं मैं हंसने लग जाता हूं, पता नहीं ये कौन मेरे अंदर डाल रहा है इमोशन, खुश होने वाला है मेरे नहीं है, ये कोई और मुझे हंसा रहा है। तो ये आपको पता लग गया, 7 पॉइंट सेम लिखा हुआ है 6 का ही। तो आगे ये इसके मेन सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। एलोजिया। एलोजिया का मतलब होता है बातें कम करना। कोई व्यक्ति बहुत कम बातें करता है, किससे बात नहीं करता, ये अपने अकेले में रहता है, ज्यादा बातें नहीं करता। उसके बाद मूड फ्लैटनिंग, ये भी मैंने आपको बताया था ना, मूड फ्लैट होना। मूड फ्लैट होने का मतलब कोई जोक सुनाए तभी भी कुछ ना होना, कोई थप्पड़ मारे तभी भी कुछ ना होना, मूड फ्लैटनिंग। और ये तो मैंने आपको बता दिया एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब मैंने बताया था ना, जिनमें पहले मजा आता था उनमें मजा ही नहीं आ रहा। तो ये सब हो सकता है, ये पूरे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स है। और ये इस मूवी के अंदर आप इसको देख के अच्छे से समझ सकते हो सिजोफ्रेनिया क्या है। इसके ट्रीटमेंट में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे आपको डॉक्टर नहीं बना, हल्की सी मुझे जानकारी देनी है ये क्या होता है। और उसके बाद हम आते हैं लास्ट, जिसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, इसके ऊपर 2 मूवी हैं, एक तो एविएटर है, आप देखना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको, और एक मैचस्टिक मैन। ये दोनों हॉलीवुड मूवी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे बनी हुई है। ये है क्या, तो इस वर्ड को देखते हैं पहले, ऑब्सेसिव। और ऑब्सेसिव का मतलब क्या होता है, ऑब्सेसिव का मतलब होता है बार बार अपने आप का मतलब आप नहीं चाह रहे, बार बार थॉट का आना, आप बार बार मतलब एक ही जो बात है वो बार बार आती जाती है, और जो बात है वो एंजाइटी पैदा करती है। एंजाइटी का मतलब चिंता पैदा करती है। तो पहले तो ऑब्सेशन का मतलब क्या है, ऑब्सेशन का मतलब है बार बार एक विचार का आना अपने आप, और वो हमारे अंदर चिंता पैदा करेगी। और कंपल्सन का मतलब क्या है, कंपल्सन का मतलब है बार बार एक ही प्रकार का बिहेवियर का मतलब एक ही प्रकार का काम करना। क्यों करना, ताकि ऑब्सेशन के कारण। अब मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है। जिस व्यक्ति को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, उस व्यक्ति के दिमाग में बार बार एक विचार आता है, और वो जो विचार आता है वो उसके अंदर चिंता पैदा करने लग जाता है, और वह व्यक्ति उस चिंता को खत्म करने के लिए बार बार कोई काम करता है। जैसे एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने रात में पढ़ाई करी, 11-12 बजे तक आपने पढ़ाई करी, और पढ़ाई करके आप बेड पर सो गए। अब सो गए आप, जैसे आप सो गए, सब कॉपी वॉपी रख के लाइट वाइट बंद कर दी, जैसे आप सोए आपके दिमाग के अंदर एक विचार आया, गेट बंद है, गेट बंद है। अभी अपने आप आ रहा है, तो गेट बंद है, ये क्या हो गया, ऑब्सेशन, विचार आ रहा है। और जैसे गेट बंद है तो आपको लगा गेट रियल में बंद हो सकता है, तो आप एक बार उठ के चल गए। अब उठ के गए क्या करने गए, गेट को बंद करने गए। तो आप काम कर रहे हो ना, एक्शन कर रहे हो, ये कंपल्सन हो गया। तो हो सकता है सबके साथ हो सकता है, तो आप गेट बंद करके आ गए।
पर आपको पता गेट तो पहले से बनता, तो हो सकता है आपको याद ना रहा हो तो आप गेट बंद करके आ गए, फिर वापस आए गेट, 2 मिनट बाद दोबारा आपके दिमाग के अंदर ये थॉट आ रही है गेट खुला है। अब यहाँ पर आप समझना, आपको पता है कि गेट तो भी आप बंद करके आए हो, लेकिन फिर भी आइडिया आ रहा है और आपको पता है गेट बंद हो रहा है तो मैं क्यों जाऊं। तो जब जैसे ही ये आपको पता रहता है गेट बंद है तो मैं क्यों जाऊं, लेकिन ये विचार जो होता है आपके अंदर एक चिंता पैदा करता है कि अगर आप दोबारा उठ के गेट बंद करके देखने नहीं जाओगे तो आपके किसी हितैषी के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, और ये बड़ी दुर्घटना का मतलब है कि आपका कोई जानकार, आपका कोई रिश्तेदार की मृत्यु हो जाएगी, कोई मर जाएगा। इसी कारण आप वापस गेट बंद करने जाते हो, फिर आप गेट बंद करके वापस आ जाते हो, फिर तीसरी बार आके सोते हो, फिर दोबारा आइडिया आता है गेट खुला हुआ है, और फिर आपको पता है यार ये गेट बंद है। फिर आप अगर आपको लगता है कि अगर आप उठ के नहीं जाओगे तो फिर आपके दिमाग में एक डर बन जाएगा, एक चिंता आ जाएगी कि अगर मैं जाऊंगा नहीं तो मेरा कोई अपना मर जाएगा। इसी कारण आप गेट बंद करके जाते हो। ये काम लगातार 4-5 बार होता जाता है। अगर आप ये काम करने नहीं जाओगे तो आपके दिमाग में एक चिंता बन जाएगी कि मेरा कोई व्यक्ति मर जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ये ऐसे व्यक्ति में अक्सर देखी जाती है जो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत डेडिकेशन होकर अपना काम करता है तो अक्सर उसमें ये बीमारी देखने को मिलती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे एक हाउसवाइफ, बहुत अच्छा हाउसवाइफ है, घर की बहुत देखभाल करती है, तो आई बर्तन धो के आई वापस और बैठ गई 12 बजे, फिर उसके दिमाग में सोच आ रही कि बर्तन तो गंदे हो रहे हैं, और उसको पता है बर्तन में साफ करके आ गई, फिर लग रहा है, लेकिन अब बर्तन दोबारा साफ करने जाएगी तो उसको लगेगा उसका हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो दोबारा साफ करने जाती है, फिर आती है, ये काम होता जाता है। इसे बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लास्ट बाइपोलर डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर। अभी सुशांत सिंह ने जो आत्महत्या करी है उसके अंदर जो मुंबई के जो एसपी, उन्होंने ये भी बोला कि सुशांत सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर था। अब पता नहीं था या नहीं था, मैं उस पर नहीं जा रहा, पर ये चीज आई थी तो मैं बोल रहा हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर एक मूवी है हॉलीवुड में, द घोस्ट एंड द व्हेल। अगर आपको समझना तो आप इस मूवी को देख सकते हो। तो पहले हम देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। नाम से पता लग रहा है बाइपोलर, तो बाई का मतलब दो, मतलब ध्रुव, पोलर का मतलब ध्रुव। तो इसमें व्यक्ति जो है, इसमें दो चीजें एक साथ हो जाती है। एक तो होती है डिप्रेशन, और डिप्रेशन क्या होता है मैंने बहुत डिटेल से भी आपको बता दिया। और दूसरी जगह जो हो जाती है मेनिया। अब ये मेनिया आपके लिए नया है, डिप्रेशन तो जानते हो, तो सुनना, एक ही व्यक्ति में डिप्रेशन भी होना और उसी व्यक्ति में मेनिया होना, जब ये दोनों चीजें एक साथ हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेशन मैंने समझा दिया, मेनिया क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। तो मेनिया देखते हैं क्या होता है। जिस व्यक्ति को मेनिया भी एक मानसिक बीमारी, जिस व्यक्ति को मेनिया होता है उस व्यक्ति में ये सिम्टम्स होते हैं। और ये सिम्टम्स क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ, वो देखना। यूफोरिया, अभी मैंने आते आपको यूफोरिया बताया था। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? यूफोरिया का मतलब ये होता है बिना किसी कारण के भी बहुत ज्यादा खुशी होना, जरूरत से ज्यादा खुश होना, कोई कारण ही नहीं है, और व्यक्ति खाना खाया और जोर जोर से बहुत खुश हो रहा है, कूदने लग गया, चलने लग गया, इसे बोलते हैं यूफोरिया। इसके अलावा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उसका एक्टिविटी लेवल बहुत इंक्रीज हो गया, दिन भर 24 घंटे पता नहीं कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। यहाँ पर एक बात हमको ये समझने की बात है, उसका एक्टिविटी लेवल तो बहुत इंक्रीज हो गया, और उसका एक्टिविटी जो लेवल है वो गोल ओरिएंटेड नहीं है। गोल ओरिएंटेड का मतलब वो काम तो बहुत कर रहा है पर वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा जो कोई एक गोल तक जा सके। मतलब वो पढ़ाई अभी मना है कि आज मुझे पूरे दिन भर पढ़ना है, पढ़ने बैठेगा 2 घंटे बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा, उसके बाद मेरे को दूसरा काम करना है, फिर वो दूसरा काम करने लग गया 2 घंटे बाद। इसका मतलब एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा है पर वो एक्टिविटी लेवल कोई गोल ओरिएंटेड नहीं है। उसके बाद टॉकटेटिवनेस, बहुत ज्यादा बात नहीं है, अब कोई भी आएगा उससे बातें करने लग जाएगा, बहुत ज्यादा बातें करता है, चुप ही नहीं होता है, सुनता ही नहीं, बस अपनी अपनी सुनाते जाता है। उसके बाद है स्लीप डिक्रीज, उसको नींद कम आती है। कॉमन सेंस की बात है, दिन भर काम करता रहेगा, ज्यादा बातें करता रहेगा तो नींद कहाँ से आएगी। तो ये चारों जो सिम्टम्स है ये मेनिया को होता है। और आपको पता है डिप्रेशन में तो जैसे इसका उल्टा होता है, डिप्रेशन मैंने पढ़ा दिया। तो जब किसी एक ही व्यक्ति को कभी ये है और कभी ये है, डिप्रेशन है, उसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये चीज समझ में आ गई होगी बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है। इसके ट्रीटमेंट में जाऊंगा वो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। और लास्ट में ये आपको पता है एक मूवी है जो अभी लेटेस्ट में रिलीज हुई है जिसका नाम है जोकर। इसके बारे में इसके डायरेक्टर ने बोला है कि जो जोकर मूवी के अंदर जो कैरेक्टर है इसको बाइपोलर सिंड्रोम, बाइपोलर डिसऑर्डर भी है और इसको सिजोफ्रेनिया भी है। तो एक डाउटफुल केसेस की जो जोकर मूवी का कैरेक्टर है इसे हम बाइपोलर माने या सिजोफ्रेनिया माने, तो बाकी इसको होने में कुछ भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्टर ने बोला है। और बाकी आप इस मूवी को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक मानसिक रोगी की व्यवस्था क्या होती है। बहुत अच्छी मूवी है और ये लेटेस्ट मूवी है, ऑस्कर के लिए मूवी भी गई भी है। थैंक यू। फिक्स 1 घंटे में फ्री हो गया।